आइएगा, शुरुआत करते हैं। आज ये संडे स्पेशल क्लास पॉलिटी मैराथन जो है कि आपको होगा। हमारा जो कंटेंट तैयार है 1857 के एक्ट से लेकर 1947 तक का एक्ट को पहले चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्तावना, नागरिकता, है ना, अनुसूची, अनुच्छेद सारे पे चर्चा करते हुए जितना आगे हो सकता है 2 से अगले 2.5 घंटे तक सभी जो है कि आपको चीजों पे चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर जो है कि आपको है ताज का शासन कहां से कहां तक चलेगा। तो ये ताज का शासन 1858 से शुरू होगा और 1947 तक जो है कि आपको ये जाने वाला है ना। और देखिएगा 1700, देखिएगा एक होता है 1773 से, 1773 से जो है कि आपको, है ना, 1773 से लेकर 1858 तक ये ब्रिटिश जो है कि आपको शासन काल चलता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि आपको क्या बनाती है, कानून जो है कि आपको बनाती है। वही जो है कि आपको 1858 से लेकर जो है कि आपको 1947 तक इसमें कानून जो है कि आपको कौन बनाता है, तो यह महारानी विक्टोरिया जो है कि आपको बनाती है। ताज का शासन जो है कि आपको चलता है यहाँ पर। क्लियर हो गया बात। सबसे पहला ताज के शासन में शुरू करेंगे 1858 के एक्ट के शासन के साथ शुरू करते हैं। 1858 के एक्ट में मोटा मोटा क्या सब बात लिखा गया था उसको जरा देखिएगा, समझते हुए जो है कि आपको चलिएगा। 1858 का पहला नंबर पॉइंट बोल रहा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। और इसका अधिकार किसके हाथों में चला गया, इसका अधिकार जो है कि आपको ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को जो है कि आपको इसका अधिकार जो है कि आपको सौंप दिया गया। आवाज जा रहा है कि नहीं? एकदम क्लियर है। ठीक है, ठीक, चलिए सब सही है। आगे देखिएगा, पूछेगा कि किस एक्ट के तहत एक भारत सचिव का पद का सृजन किया गया। तो भारत सचिव का पद कौन से एक्ट के तहत बनता है, तो ये बनता है 1858 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि एक पद बनता है। और इस पद का क्या नाम होता है, इस पद का नाम होता है भारत सचिव जो है कि आपको नाम का पद जो है कि आपको होता है। क्लियर है, कौन कौन किसके नाम का है, भारत सचिव का नाम का। आगे चलते हैं। और भारत सचिव के व्यय के लिए जो है कि आपको पैसा कहां से लिया जाएगा, तो इसके व्यय के लिए पैसा जो है कि आपको भारत से लिया जाएगा। और वो जो पैसा होगा वो किसके रूप में जो है कि चार्ज किया जाएगा, तो होम चार्ज के रूप में जो है कि आपको लिया जाएगा। और भारत के गवर्नर जनरल को इसके समय क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल से जो है कि आपको वायसराय बना दिया जाता है। और इसके तहत बनने वाला पहला वायसराय की बात करेंगे। पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड जो है कि आपको कैनिंग जो है कि आपको। और पूछेगा कि भारत का अंतिम जो है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो यही आपको लॉर्ड कैनिंग जो है कि आपको अंतिम गवर्नर जनरल जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, आगे 1858 के एक्ट में क्या कर दिया गया, मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। और राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये भी बात किस एक्ट में लिखा गया, 1858 के एक्ट में जो है कि आपको लिखा गया। और 1858 के एक्ट को किसने पढ़ा था, तो 1858 के एक्ट को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था, 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था। और कहाँ पढ़ा था, इलाहाबाद में पढ़ा था। और ये विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है कि आपको था। और याद रखिएगा, इसीलिए भारत की एक दिन की राजधानी इलाहाबाद कब बनती है, यही 1 नवंबर 1858 को जो है कि आपको राजधानी बनती है। क्लियर, आगे चलिए। अगला कौन सा एक्ट है, भारत परिषद अधिनियम कब का है, यह जो है कि आपको 1861 का एक्ट जो है कि आपको होगा। 1861 के एक्ट के तहत देखिएगा क्या क्या घटना घटती है। 1861 के एक्ट के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली का दर्जा जो है कि आपको दिया गया, जिसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कब होता है, 1869 में जो है कि आपको 59 में इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन 59 में इसकी शुरुआत होती है कैनिंग के काल में, लेकिन किस एक्ट के तहत इसको दर्जा दिया जाता है, वैधानिक दर्जा, तो यह भारत शासन अधिनियम 1861 के एक्ट के तहत जो है कि आपको दर्जा दिया जाता है। और यह अधिनियम द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है कि आपको प्रदान की जाती है। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, कौन से एक्ट के तहत जो है कि आपको दिया जाता है वायसराय को, है ना, तो ये दिया जाता है 1861 के एक्ट के तहत जो है कि आपको दिया जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा 1862 में कहां कहां, तो बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, और 1897 में पंजाब में विधान जो है कि आपको परिषद का क्या किया जाता है, स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। और 1862 के एक्ट के तहत 3 जगह पे हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। एक होता है कोलकाता में, दूसरा होता है मद्रास में, और तीसरा कहाँ होता है, तीसरा होता है बंबई में जो है कि आपको होता है। इहो क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, और बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई में, है ना,
हाई कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत होती है? तो 1861 के चार्टर एक्ट के तहत 1862 में जो है कि इसकी स्थापना की जाती है। और वायसराय को अपनी कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया जाता है 1861 के 12 चार्टर एक्ट के तहत? सदस्य। 12 सदस्यों को 12 जो है कि 12 या आपको दे दिया 15 जाता सर? है। 12 अधिकतम 12 सदस्यों को जो है कि आपको दिया जाता है। कम और से कम नोट 6। में, और कम से कम कितना? तो कम से कम जो है कि आपको 6, 6। अधिकतम 12 और कम से कम जो है कि आपको 6। आगे देखिएगा, अगला जो एक्ट है 1892 का एक्ट है। और इस 1892 के एक्ट में कम से कम जो है कि आपको 10 सदस्य और अधिकतम देखिएगा, अधिकतम कितना? 16। अधिकतम जो है कि आपको 16 सदस्यों का चुना जाने का जो है कि अधिकार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में दिया जाता है। और निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किस एक्ट के तहत होता है? तो यही 1892 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि आपको होता है। और विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर किसका करने का अधिकार? जी। वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है। बहस मगर करने। मगर क्या लिखा है? वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। वोट। मतलब वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिलता है? तो 1892 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि आपको मिलता है। लेकिन उस बहस कर सकता है, लेकिन क्या उस पर वोट दे सकता है? तो वोट देने का नहीं। अधिकार जो है कि आपको नहीं होता है। प्रतिनिधित्व जो है कि आपको नहीं कर सक प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है कि आपको इसी एक्ट में किसके द्वारा? भारतीय के द्वारा जो है कि 1892 के चार्टर एक्ट में जो है कि आपको दिया गया। 1892 के बाद अगला जो आएगा जिसको कहते हैं 1909 का, और 1909 के एक्ट को कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम जो है कि आपको कहते हैं। मार्ले जो होता है उस समय भारत सचिव होता है, और मिंटो जो होता है उस समय भारत का क्या होता है? वायसराय जो है कि आपको होता है। क्लियर? वायसराय होता है। 1909 के एक्ट के तहत क्या क्या हुआ, जरा इस पे भी आते हैं। 1909 के एक्ट के तहत विधानमंडल का आकार की एवं संरचना में क्या की गई? वृद्धि जो है कि आपको किया गया। अब यहाँ पर सीटों की संख्या फिर से बढ़ाई गई। 16 के जगह पर विधानमंडल में सीटों की संख्या कितनी बढ़ाई गई? 16 के जगह पर 60 जो है कि आपको कर दिया गया। और सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का शक्ति जो है कि आपको भारतीयों को किस एक्ट के तहत मिला है? तो 1909 के चार्टर अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो है कि आपको मिला है। और मुसलमानों को किसका निर्वाचन? पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है कि आपको किस एक्ट के तहत? 1909 के एक्ट के तहत जो है कि आपको दिया जाता है। और उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो होता है, और भारत सचिव कौन होता है? मार्ले होता है। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भी भारतीय को कार्यकारिणी के सचिव के रूप में शामिल किया गया। और शामिल होने वाले कार्यकारिणी सचिव में पहले कौन थे? तो पहले इसका भी नाम पूछा हुआ है। क्या नाम है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है कि आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना MVVI, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद आएगा कौन सा एक्ट? 1919 के शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इस समय मॉन्टेग्यू जो होता है ये राज्य सचिव होता है, और चेम्सफोर्ड जो क्या होता है? चेम्सफोर्ड वायसराय जो है कि आपको होता है। और इस अधिनियम के तहत जो है कि इस अधिनियम को पारित होते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और राज्य मॉन्टेग्यू जो है कि आपको राज्य सचिव था। आगे सुनिएगा, 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। कहाँ पे द्वैध शासन? प्रांतों में द्वैध शासन। लेकिन वही पूछेगा संघ में द्वैध शासन किस एक्ट के तहत आता है? तो 1935 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि आपको आता है। ठीक ना? केंद्र या संघ बोलेगा तो 1935, लेकिन प्रांत या राज्यों में द्वैध शासन बोलेगा तो कब का? 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको आएगा। और यहाँ पर हाँ, अप्रांतीय स्वायत्तता मतलब कि प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया 1935 के एक्ट के अधिनियम जो है कि आपको किया गया। ठीक ना? 1935 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया। और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरी शासन। और दोहरी में एक आरक्षित विषय को रखा गया, और दूसरा कैसा विषय को रखा गया? हस्तांतरित विषय को जो है कि आपको रखा गया था। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र द्विसदनीय व्यवस्था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस एक्ट के तहत होता है? द्वैध शासन नहीं है, द्विसदनीय व्यवस्था है ना? किस एक्ट के तहत? 1919 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि आपको होता है ना? लेकिन केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत? 1935 के एक्ट के तहत जो है कि आपको होता है। और केंद्र में द्विसदनीय 1919 के एक्ट के तहत होता है। और इसमें उच्च सदन और निम्न सदन बनाया जाता है। उच्च सदन में कितने सदस्य होते हैं? 60 सदस्य होते हैं। और निम्न सदन में कितने सदस्य? 144 सदस्य जो है कि आपको होते हैं।
और भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है कि आपको किस एक्ट के तहत मिलता है? तो 1919 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि आपको महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है कि आपको मिलता है। आगे देखिएगा, और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को जो है कि किस एक्ट के तहत अपनाया गया? तो 1919 के एक्ट के तहत जो है कि इसको भी अपनाया जाता है। और आरक्षण भी जो है कि आपको दिया जाता है। सांप्रदायिक चुनाव में किसको आरक्षण दिया जा रहा है? सिखों को आरक्षण। सिखों को आरक्षण दिया गया ईसाइयों को। 1919 के एक्ट के तहत, है ना, 1919 के एक्ट के तहत। लेकिन मुसलमानों को आरक्षण किस एक्ट के तहत दिया गया? 1909। 1909। 1909 के एक्ट के तहत जो है कि आपको दिया गया। और लोक सेवा आयोग का भी गठन 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया। और इसी अधिनियम के जी तहत आयोग। आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की नींव जो है कि आपको किस एक्ट के तहत पड़ती है? तो यह जो है कि 1919 के एक्ट के तहत जो है कि आपको पड़ती है। और इस अधिनियम के तहत एक वर्ष कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को क्या कर दिया जाता है? रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाता है। 1924-25 में जो है कि आपको क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। अब आइएगा साइमन कमीशन, बीच में किसका एंट्री होगा? साइमन कमीशन का एंट्री होगा। देखिएगा 1900 नोट में क्या लिखा है? 1919 के एक्ट में कहा गया कि इस एक्ट की जांच करने के लिए 10 वर्ष के अंतराल पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन 10 वर्ष पहले 2 वर्ष बचा ही हुआ था कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया, जिस कमेटी का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब होता है? डेट लिखा हुआ है 8 नवंबर 1927 को जो है कि आपको साइमन कमीशन का गठन होता है। और साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है कि आपको भारत आता है। और साइमन कमीशन के सचिव कौन होते हैं? उस समय सचिव होते हैं राज्य सचिव, बैकन हेड जो है कि आपको होते हैं। और किसकी अध्यक्षता में, है ना, बर्केन हेड होते हैं। किसकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन को भेजा जाता है? तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भेजा जाता है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और सातों के साथ तो कैसे सदस्य होते हैं? अंग्रेजी सदस्य जो है कि आपको होते हैं। इसीलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और इसी के रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का क्या किया जाता है? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है कि आपको किया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। पहला पीपीटी कंप्लीट। आइए दूसरा, आइएगा 1927-30 तक तो हो गया। उसके बाद आएगा भारत शासन अधिनियम, कौन सा? 1935 का एक्ट आएगा। कौन सा एक्ट आएगा? 1935 का आएगा। आइए 35 के साथ शुरू करते हैं। 1935 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा पहला पॉइंट बोल रहा है कि 1935 के एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को क्या कर दिया गया? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। और केंद्र में द्वैत शासन की क्या की गई? केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत जो है कि आपको 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। और इस अधिनियम के तहत प्रांतों को पूर्णतः जो है कि आपको उत्तरदायी शासन व्यवस्था चलाने की क्या दे दी गई? अनुमति जो है कि आपको दिया गया। और जिसके तहत 1935 के एक्ट के तहत 1937 में क्या करवाया गया? प्रांतीय चुनाव जो है कि आपको करवाया गया, है ना। और इस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस कितने जो है कि आपको राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है? 8 राज्यों में जो है कि सरकार बनाती है, जिसमें 5 राज्यों में जो है कि आपको पूर्ण बहुमत जो है कि आपको क्या करती है? कांग्रेस जो है कि आपको प्राप्त करती है। क्लियर हो गया? आगे चलिएगा। आगे बोल रहा है कि 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात जो है कि किस एक्ट में कहा गया था? तो ये भी 1935 के एक्ट में कहा गया। और इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा जो है कि आपको सूचियां बनाया गया। और इस अधिनियम के द्वारा 3 प्रकार की सूची बनाई गई। एक था संघ सूची, दूसरा था राज्य सूची, और तीसरा था संवर्ती सूची। उस समय 1935 के एक्ट में संघ सूची में कितना विषय को रखा गया? देखिए यहाँ पर संख्या लिखा होगा, कितना लिखा है? 59 है, 59 होगा। राज्य सूची में कितना रखा गया है? राज्य सूची में 54 रखा गया है। और संवर्ती में कितना रखा गया है? संवर्ती में जो है कि आपको 36 रखा गया है। जो तीनों सूची में शामिल नहीं है उसके लिए एक अलग से सूची बनाया गया, जिसको कहते हैं अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को कानून बनाने का अधिकार जो है कि आपको दिया गया। क्लियर? मुद्रा तथा शाख नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना जो है कि 1935 के एक्ट के तहत जो है कि आपको आरबीआई की स्थापना किया गया।
और संघीय न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत कब होता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की 37वें स्थापना जो है कि आपको होता है, ठीक है ना, 37वें स्थापना होता है। और संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है कि किस एक्ट के तहत किया जाता है? तो 1935 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया जाता है। और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब होता है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। और इसका चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 315 में जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में 80% बात जो है कि आपको कहां से लिया गया है? तो 80% जो बातें हैं वो भारत शासन अधिनियम जो है कि 1935 के एक्ट से जो है कि आपको लिया गया है। और भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है कि आपको कहा गया है। और जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट को बिना ब्रेक वाला इंजन रहित जो है कि आपको क्या बताया है? इंजन रहित गाड़ी बताया है ना। तो यह किसने बताया है? यह बताया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया है। और अली जिन्ना इस पर टिप्पणी क्या करता है? अली जिन्ना द्वारा इसे सड़ा हुआ टोकरी में फेंकने वाला रद्दी का कागज जो है कि आपको कहा है। किसने कहा है? तो यह बात कहा है अली जिन्ना ने जो है कि आपको कहा है। और मदन मोहन मालवीय ने इसे क्या कहा है? बाहरी रूप से, है ना, जनतंत्रवादी और खोखली जो है कि आपको होने वाला है। यह किसने कहा है? यह 1935 के एक्ट को मदन मोहन मालवीय ने जो है कि आपको कहा है। राजगोपालाचारी ने इसे क्या कहा है? यह द्वैत शासन से भी क्या है? यह एक्ट द्वैत शासन से भी बदतर है। यह किसने कहा है? राजगोपालाचारी ने कहा है। और इस एक्ट के तहत म्यांमार या बर्मा को किससे अलग कर दिया गया? भारत से अलग जो है कि आपको किया गया है। किस एक्ट के तहत? 1935 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया है। उसके 1935 के एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया। आगे देखिएगा, कौन सा मिशन है? क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे। क्रिप्स मिशन कब आगमन होता है? 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है कि आपको आता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। कितने सदस्यीय क्रिप्स मिशन भारत आता है? कितने सदस्य इसमें होने वाला है क्रिप्स मिशन में? केवल और केवल एक सदस्य जो है कि आपको होने वाला है क्रिप्स मिशन में। और क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किसकी जो है कि किसको शामिल करवाना? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करवाना इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि आपको था। और यह भारत को कैसा स्टेट दर्जा देने की बात कहते हुए आया था? तो भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा देने की बात जो है कि आपको कौन सा मिशन कहा था? यह कहा था आपको क्रिप्स मिशन जो है कि आपको कहा था। और युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, यह भी क्रिप्स मिशन में जो है कि आपको लिखा गया था। और क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कर लिया? महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया। और इसे क्या कहा महात्मा गांधी ने? ए पोस्ट डेटेड चेक जो है कि आपको कहा। किसने कहा है पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को? महात्मा गांधी ने जो है कि आपको कहा है ना, महात्मा गांधी ने कहा है। और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जो है कि आपको क्या जोड़ दिया? तो डूबते हुए बैंक की संज्ञा जो है कि आपको दे दिया गया है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। किसको बोला गया डूबते हुए बैंक? 1942 के किसको? क्रिप्स मिशन को जो है कि आपको बोला गया है ना। और जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि मैं इस प्रस्ताव को पढ़ा तो बुरी तरीके से जो है कि आपको क्या हो गया? मायूस हो गया। या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि किस मिशन को? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पढ़ने के बाद कहा गया टीका टिप्पणी जो है कि आपको था। क्रिप्स मिशन के बाद आता है कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन आता है। कौन मिशन आता है? कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन कब आता है? 24 मार्च 1946 में जो है कि आपको आता है कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन आता है। और कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की बात करेंगे, किसके द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया जाता है? पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और व्यापारिक बोर्ड, इसमें 3 सदस्य होता है। एक होता है पैथिक लॉरेंस, दूसरा होता है स्टोफर्ड क्रिप्स और तीसरा होता है एबी अलेक्जेंडर। जिसमें से पैथिक लॉरेंस इसके क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। जो है कि आपको क्या होते हैं ये भी पूछता है कि व्यापारी बोर्ड के प्रधान या सचिव जो है कि आपको होते हैं। और एबी अलेक्जेंडर क्या होता है? तो नौसेना का क्या रहता है? नौसेना का अधिकारी जो है कि आपको रहता है। चलिए आगे चलते हैं।
भारत को सत्ता हस्तांतरण का उपाय ढूंढने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, और कैबिनेट मिशन योजना के बाद किसका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का जब गठन किया गया तो उसमें चुनाव कैसे हुआ? इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इसका चुनाव होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको चुनाव होता है। और अप्रत्यक्ष रूप में कितने लाख जनसंख्या पर एक जो है कि आपको सदस्य का चुनाव होता है? 10 लाख जनसंख्या पे जो है कि आपको होता है। और शुरुआती समय की बात करेंगे, शुरुआती में सब संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो शुरुआत के समय में 389 जो है कि आपको सदस्य थे। कितने सदस्य? 389 सदस्य थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने जो है कि आपको सदस्य चुन के आए थे? तो ब्रिटिश प्रांत से चुन के आए थे 292 जो है कि आपको चुन के आए थे। देसी रियासत से कितने चुन के आए थे? 93 सदस्य चुन के आए थे। और चीफ कमिश्नरी से कितने चुन के आए थे? तो यह आए थे 4। कितने आए थे? 4 आए थे। और ये 4 गो चीफ कमिश्नरी जो है कि आपको कौन था? ए से अजमेर था, बी से बलूचिस्तान था, सी से कुर्ग था, और डी से कौन था? डी से जो है कि आपको दिल्ली जो है कि आपको होता है। ठीक, दिल्ली होता है। आगे चलते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने जो है कि आपको कितना 389 में से कितना सीटों पर सफलता प्राप्त किया था? तो 389 में से 208 सीटों पर कांग्रेस ने जो है कि आपको सफलता जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको करता है। उसके बाद देखिएगा, आजादी से पहले का अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो है कि आपको किया जाता है। ये कब का मंत्रिमंडल है? आजादी से पहले वाला ये मंत्रिमंडल है। और आजादी से पहले वाला मंत्रिमंडल उस दिन भी बताए थे, आज भी देख लीजिए। आजादी से पहले वाला मंत्रिमंडल में राष्ट्रमंडल का हेड और विदेश मामले किसके पास होते हैं? यह होता है जवाहरलाल नेहरू के पास जो है कि आपको होता है। गृह सूचना और प्रसारण विभाग किसके पास होता है? वल्लभ भाई पटेल के पास होता है। रक्षा मंत्री किसके पास होता है? रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास होता है। और उद्योग और नागरिक आपूर्ति की बात करेंगे, ये किसके पास होता है? जॉन मथाई के पास होता है। श्रम मंत्रालय किनके पास होता है? जग जीवन राम के पास जो है कि आपको होता है। और कृषि और खाद्य मंत्री की बात करेंगे, किसके पास? राजेंद्र प्रसाद के पास होता है। और कार्य खनन और ऊर्जा मंत्रालय किसके पास होता है? एस.सी. भाभा के पास होता है। रेलवे मंत्रालय की बात करेंगे, रेलवे परिवहन किसके पास? अरुणा आसफ अली के पास होता है। और शिक्षा मंत्रालय की बात करेंगे, यह किसके पास होता है? राजगोपालाचारी के पास होता है। वाणिज्य मंत्रालय चंडीगढ़ के पास होता है। वित्त मंत्री लियाकत अली खान के पास होता है। डाक, संचार एवं वायु अब्दुल रब नस्तार के पास होता है। उसने लिखवाए थे ना सब। स्वास्थ्य मंत्रालय गजाफर अली खान के पास होता है। और विधि मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल के पास होता है। और ये जो घेरा घेरा हुआ है, ये जो घेरा घेरा हुआ है, यह किसका सदस्य होता है? यह मुस्लिम लीग का सदस्य जो है कि आपको होता है। किसका होता है? मुस्लिम लीग का सदस्य जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। कॉमन कौन कौन थे सर? थोड़ा सा बताइए। यही जो घेरा हुआ है, बोला नहीं सर, कॉमन जो दोनों में थे। क्या दोनों में? मतलब आजादी से पहले और बाद में दोनों में थे। आवाज नहीं आ रहा। बहुत ही नहीं आ रही है सर जी आवाज। अरे आवाज नहीं जा रहा है क्या? नहीं अब जा रहा है? अब आ रही कह रहे हैं कि आगे में लिखा होगा, सारा कुछ अलग करके लिखा होगा कौन कौन शामिल थे इस दोनों में। ठीक ना, आगे चलिए। आगे स्क्रीन में कट गया है। स्क्रीन कट गया? ओ तेरी। जी अच्छा रुक जाइए, ले आते हैं स्क्रीन को, टेंशन नहीं लेना है ना। आइए, आ गया होगा स्क्रीन, देखिए तो आ गया। जी चलेगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब का है? 1947 का जो है कि आपको होने वाला है। कब का होगा? 1947 का होगा। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को किसको आजादी मिलता है? भारत
को आजादी मिलता है, और भारत से विभाजन 14 अगस्त 1947 को किसको विभाजन कर दिया जाता है? यह पाकिस्तान को विभाजन कर दिया जाता है। और इन दोनों का विभाजन किस योजना के तहत जो है कि विभाजित किया जाता है? तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है कि आपको किया जाता है। और ये माउंटबेटन योजना कब आता है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन जो है कि आपको योजना आता है। और माउंटबेटन योजना को ही क्या कहा जाता है? बाल्कन प्लान कहा जाता है, या डिक्की बर्थ प्लान कहा जाता है, या इम्सा प्लान के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। यह सब एक ही नाम है, इसलिए कभी कभी पूछता है कि बाल्कन प्लान जो है कि आपको क्या था, डिक्की बर्थ प्लान क्या था, इम्सा जो है कि आपको प्लान क्या था, माउंटबेटन प्लान क्या था, सब जो है कि आपको एक ही है। सबका उद्देश्य क्या है? भारत का क्या करना? भारत का विभाजन करना। और इसी उद्देश्य के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में जो है कि आपको बढ़ता है। और नया संविधान जब तक नहीं बन जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1947 के एक्ट के तहत ही जो है कि आपको क्या होगा, जो 1935 के एक्ट के तहत ही जो है कि आपको क्या चलाया जाएगा? तो सरकार जो है कि आपको चलाया जाएगा। ये भी बात जो है कि आपको कहा गया था। और 3 जून 1947 को भारत का विभाजन का योजना माउंटबेटन के द्वारा जो है कि आपको प्रस्तुत किया गया। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में क्या कर दिया गया? 18 जुलाई को जो है कि आपको ब्रिटिश संसद में पास किया गया। और ब्रिटिश संसद में पास होने के बाद जो है कि आपको 14 अगस्त को किसका निर्माण होता है? पाकिस्तान का निर्माण होता है। और 15 अगस्त को किसका निर्माण होता है? भारत का जो है कि आपको निर्माण होता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद का मंत्रिमंडल जो आप खोज रहे थे आ गया। देखिएगा इसमें जो है कि आपको कौन आ गया? जवाहरलाल नेहरू कॉमन है, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या मिला था? प्रधानमंत्री जो है कि आपको मिला था, है ना, राष्ट्रमंडल, विदेश मंत्री और वैज्ञानिक। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना, ये भी कॉमन जो है कि आपको होगा। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, है ना। मोहम्मद जो है कि अबुल कलाम आजाद ये शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई को रेल मंत्री और परिवहन मंत्री। शनमुखम शेट्टी को वित्त मंत्रालय। बलदेव सिंह को जो है कि आपको रक्षा मंत्रालय। जगजीवन राम को जो है कि आपको श्रम मंत्रालय जो है कि आपको मिला था। और बी आर अम्बेडकर को विधि कानून मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री। और होमी जहांगीर भाभा को जो है कि वाणिज्य मंत्रालय। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है कि आपको क्या मिला था? उद्योग आपूर्ति मंत्रालय मिला था। और बीएन जो है कि गॉडगिल को कौन सा? कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय जो है कि आपको मिला था। जहां जहां टिक लगा दिए हैं ये दोनों सब जो है कि आपको कॉमन है। देख रहे हैं ना टिक वाला? देख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ये कॉमन हो गया, है ना, कॉमन। सर ये पीडीएफ ग्रुप में नहीं दीजिए। पीडीएफ ग्रुप में ये सब पीडीएफ है ही नहीं, इसका ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स के नाम से, पॉलिटी के नाम से पीडीएफ कोई बना के डाला होगा, उस वाला होगा। ये पीडीएफ थोड़ी ना होगा, है ना। ये तो लिखा हुआ है, खुद से लिखा हुआ है। फाउंडेशन क्लास पढ़ाए थे वही आपको पढ़ा रहे हैं अभी हम। ये फाउंडेशन का चीज है, ये टारगेट में पढ़ा दे रहे हैं, है ना। ये सारा फाउंडेशन में पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, है ना। इसका पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में डाला होगा, लिख के हैंड कोई कॉपी में लिख के डाला होगा। आइए आगे। अब किसका निर्माण करेंगे? चैप्टर 2 होगा यहाँ से। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है कि आपको होगी। किसका होगा निर्माण? संविधान का निर्माण जो है कि आपको करवाते हैं। आइए जरा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में चलते हैं। पृष्ठभूमि क्या है जरा समझिएगा। भारत के संविधान सभा का गठन करने का विचार सर्वप्रथम जो है कि आपको किसने 1934 में दिया था? तो 1934 में जिसने दिया था उसका नाम था M.N. रॉय जो है कि आपको नाम था। क्या नाम था? जिसने 1934 में संविधान सभा का गठन करने का विचार दिया था, सबसे पहला वामपंथी नेता था जिसका नाम था M.N. रॉय जो है कि आपको नाम था। 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का, आवाज नहीं जा रहा है जी? आ रही है राव था ना सर जी, राह लीजिए। राय, M.N. राय, है ना। M.N. राय था, रॉ नहीं था, M.N. राय था, ठीक ना। राय था, ठीक है। अगला है 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा किसका गठन करने का प्रस्ताव जो है कि रखा गया? तो स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव जो है कि आपको रखा गया था। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक जो है कि आपको मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु व्यक्ष जो है कि आपको क्या किया था? व्यक्ष मताधिकार की बात जो है कि आपको किया है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। कब किया गया? 1935 में जो है कि आपको किया गया। संविधान सभा का गठन की बात करेंगे। संविधान सभा का गठन देखिए कितने जुलाई को हुआ है? संविधान सभा का गठन 1 जुलाई को जो है कि आपको हुआ है। और संविधान सभा में अभी जस्ट हम लोग पीछे बात किए थे, शुरुआत समय में 389 सदस्य थे, 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देशी रियासत थे और 4 चीफ कमिश्नरी थे। ABCD के बारे में बताए होंगे। A
से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से जो है कि कुर्ग, और डी से क्या, डी से जो है कि आपको दिल्ली जो है कि आपको था। 1946 है, मतलब आजादी से पहले है। आजादी से पहले इसमें भारत पाकिस्तान दोनों जगह का सदस्य क्या था, इसमें जो है कि आपको शामिल था। तब कितना टोटल सदस्य था, 389 जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको था। और 389 सदस्य में से कांग्रेस ने कितना सीट जीता था, तो कांग्रेस ने 208 सीट जो है कि आपको जीता था। और वही मुस्लिम लीग ने कितना सीट जीता था, मुस्लिम लीग ने 73 मात्र सीट जो है कि आपको जीता था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो आजादी के बाद तो विभाजन हो जाएगा, तो सीट की संख्या तो बचेगी, तो कम बांट देंगे तो कम ही ना बचेगी। तो विभाजन के बाद कितना बचा, तो विभाजन के बाद बचा था आपको 299 जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको बचा था। जिसमें से 299 सदस्य में से संविधान सभा पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, तो संविधान सभा पर 284 लोगों ने जो है कि आपको हस्ताक्षर किया था। कितने लोगों ने किया था हस्ताक्षर, 284 लोगों ने जो है कि आपको हस्ताक्षर किया था। और संविधान सभा में एक सदस्य कितने लाख की जनसंख्या पे चुन के आते थे, अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख की जनसंख्या पे जो है कि आपको चुन के आते थे। आइएगा संविधान सभा का पहला बैठक। संविधान सभा का पहला बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सबसे बुजुर्ग होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है कि आपको कर रहे थे। और उपस्थित पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोग उपस्थित थे, तो उपस्थित संख्या 211 थी। कितना था, 211 लोग जो है कि आपको थी। और नोट में दिखा होगा कि पहली बैठक को मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने जो है कि आपको विरोध जो है कि आपको किया था। याद रखिएगा, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था ना, उसमें 389 में से 211 सदस्य ही इसमें आए थे भाग लेने के लिए, और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया, इस बैठक का विरोध जो है कि आपको किया था। आगे चलते हैं। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है। हाँ सर, इसमें ना प्रथम सत्र में 211 लोग बैठे थे, प्रथम बैठक में ना 207 लोग बैठे थे। प्रथम सत्र यस सर, उसमें 211 लोग बैठे थे, और प्रथम बैठक में 207। प्रथम सत्र की शुरुआत ना 9 दिसंबर के साथ होती है कि पहला बैठक की शुरुआत होती है, प्रथम बैठक बोले ना सर आप। तब इस पर डाउट है, तो रहने दे, देखेंगे तब इसको हटाइए, नहीं तो अभी देखेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। रहने दीजिए ना, क्वेश्चन पूछा है ना, उतना जरूरत है, रहने दीजिए। चलते हैं आगे। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है, और यह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इस दिन किसका चयन होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है कि आपको चयन होता है। और उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है, उपाध्यक्ष एसपी मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी को जो है कि आपको बनाया जाता है। और हरीश चंद्र मुखर्जी अगर ऑप्शन में न रहे तो दूसरा नाम आपके सामने है, क्या नाम है, बीटी कृष्णाचारी जो है कि आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हरीश चंद्र मुखर्जी का नाम नहीं देकर ये दूसरा जो नाम आपका सामने है इसका नाम दिया है। लेकिन आप लोग जहां जहां एग्जाम दिए होंगे सब में या सेट में यही आपको नाम मिला होगा, एससी मुखर्जी का नाम मिला होगा, मिला है ना। लेकिन दूसरा नाम भी याद रखिएगा, बीटी कृष्णाचारी जो है कि आपको होते हैं। लेकिन संवैधानिक सलाहकार की बात करेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो यह थे आपको बी.एन. राव जो है कि आपको थे। कौन थे, बी.एन. राव थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको कौन से प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को जो है कि आपको प्रस्तुत किया गया। लेकिन पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किसने किया था, तो तैयार किया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया गया। आगे चलते हैं। लेकिन संविधान सभा के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया, यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है बिहार दरोगा। 22 जनवरी 1947 को जो है कि आपको संविधान सभा के द्वारा जो है कि उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत की क्या बनती है, भारत की प्रस्तावना जो है कि आपको बनती है, प्रस्तावना बनती है। आगे चलते हैं। भारतीय संघ में ऐसा जो है कि आपको सभी क्षेत्र शामिल होंगे, है ना, जो उस समय ब्रिटिश भारतीय प्रांत में हो या दोनों से जो है कि आपको बाहर हो, ऐसा बात जो है कि आपको कहा जाता है। और भारत के समस्त जो है कि शक्ति एवं प्राधिकार का अंतिम स्रोत क्या होगा, तो अंतिम स्रोत भारत की जनता जो है कि आपको होने वाली है। और 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर दिया जाता है, अपना डेट बहुत याद रखिएगा, बहुत पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। जबकि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और साथ ही याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में किनका चयन किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है कि आपको चयन किया गया है।
संविधान निर्माण करने में लगने वाला समय कितना वर्ष था? 2 वर्ष 11 महीना साल, और 11 18 दिन महीना, का यह 18 समय दिन। रखा गया था। और उस समय जब संविधान 1946 में बन रही थी, उस समय संविधान बनाने में कितना लाख रुपया का खर्च हुआ था? समझिए, लगभग 64 लाख। 64 लाख रुपया का खर्च जो है कि आपको हुआ था। और संविधान को आंशिक रूप से कब लागू कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से जो है कि आपको लागू कर दिया गया। और इस दिन संविधान में कुल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। और 16 अनुच्छेद में देखिए कौन कौन अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 नाम का अनुच्छेद को क्या कर दिया गया? क्या शामिल जो है कि आपको किया गया। मतलब आंशिक रूप से जिस दिन लागू हुआ था उस दिन कितना अनुच्छेद? तो टोटल 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था, है ना। लेकिन संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए, संविधान का निर्माण एक्ट से शुरू करके 1950 तक लेके आ गए हैं। अब आते हैं संविधान तीसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर है तीसरा? प्रमुख समितियां। कौन है? प्रमुख समितियां। आइए प्रमुख समिति देखते हैं। प्रमुख समिति होता है कि संघ शक्ति समिति के प्रमुख कौन थे? तो संघ शक्ति समिति का लीड करने वाला जो नेता था वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू था। आगे पूछेगा संघीय संविधान समिति का नेता कौन था? प्रमुख कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय जो है कि आपको संविधान समिति के हेड कौन थे? सरदार जो है कि आपको पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति संबंधित समिति के हेड कौन थे? सरदार जो है कि आपको पटेल थे। और मूल अधिकार उप समिति के हेड कौन थे? तो इसके हेड हैं आपके जेबी कृपलानी जो है कि आपको होने वाले हैं। और अल्पसंख्यक उप समिति के हेड कौन है? तो अल्पसंख्यक उप समिति के हेड एससी मुखर्जी जो है कि आपको होने वाले हैं। संचालन समिति का हेड कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन है इसके हेड? राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको थे। प्रक्रिया नियम समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बिल और स्टॉक समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको थे। सदन समिति के हेड कौन थे? पठाभी सीतारमैया थे। और संविधान सभा के जो है कि कार्य संबंधित हेड कौन थे? तो ये कार्य संबंधित हेड जेबी कृपलानी जो है कि आपको थे। कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी मावलंकर, कृपलानी बोल दी, हाँ मावलंकर है। क्या है? मावलंकर जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। एक और कमेटी है जिसका नाम है प्रारूप कमेटी। इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। पांडुलिखन कमेटी जो है कि आपको कहा जाता है ना। मसौदा समिति जो है कि आपको कहा जाता है। इसका गठन देखिएगा, इसका डेट बिहार दरोगा पूछा है। गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। के अलावा इसमें कुल कितना सदस्य था? तो कुल जो है कि आपको 6 जो है कि आपको सदस्य था। कुल मतलब कि कुल बी आर अम्बेडकर के अलावा कुल 6। अब बी आर अम्बेडकर को मिलाकर कितना? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया बी आर अम्बेडकर। दूसरे जो है कि एन गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएंगे। तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएंगे। चौथा है के एम मुंशी हो जाएंगे। पांचवा होंगे एन माधव राव। कौन होंगे? एन माधव राव। और एन माधव राव किसके मृत्यु पर आए थे? तो बी एल मित्रा का जब जो है कि आपको मृत्यु हो जाता है तो उसके स्थान पे कौन आते हैं? एन माधव राव आते हैं। ठीक ना। और देखिएगा, जब जो है कि आपको डीपी खेदान का मृत्यु हो जाता है तो उसके स्थान पे कौन आते हैं? तो टीटी कृष्णाचार्य जो है कि आपको आते हैं। और सातवां नाम क्या है? सातवां नाम जो है कि मोहम्मद जो है कि आपको सदाउल्लाह जो है कि आपको साथ में जो है कि सदस्य के रूप में होते हैं। और ये सातों सदस्य का नाम आपसे बार बार पूछा जाने वाला सवाल जो है कि आपको होने वाला है। नोट में क्या दिया है? बी आर अम्बेडकर संविधान सभा का निर्वाचन, पहले इनका निर्वाचन हुआ था बंगाल के क्षेत्र में। बंगाल के क्षेत्र में उस क्षेत्र से जो पश्चिम बंगाल वाला नहीं, बांग्लादेश वाला क्षेत्र से। जब भारत का विभाजन कर दिया गया तो बंगाल तो कट गया। तो उसके बाद इनका फिर से जो है कि चुनाव कहाँ से हुआ? तो फिर से चुनाव होता है मुंबई के प्रांत से जो है कि आपको होता है। मुंबई से जो है कि आपको चुनकर आते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जो है कि आप, हाँ बोलिए सर। एक क्वेश्चन था, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष आप किसको बोले? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष किसको बताएं? एससी मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति है, उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, हाँ एससी मुखर्जी। और अल्पसंख्यक समिति का वल्लभ भाई पटेल, है ना। ठीक, वल्लभ भाई पटेल। ठीक, चले आगे चलते हैं। कहा गया
अगला देखिएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान में कब लागू हुआ था? तो प्रस्तावना संविधान में 26 जनवरी 1950 को जो है कि आपको लागू हुआ था। और भारतीय संविधान का पिता या आधुनिक भारत का मनु की संज्ञा जो है कि आपको किसको दिया गया? तो यह संज्ञा जो है कि आपको बी आर अम्बेडकर को जो है कि आपको दिया गया। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं जो है कि आपको सदस्य के रूप में शामिल थी? तो 15 जो है कि आपको महिला थी। और याद रखिएगा 15 महिला में एक महिला जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल, यह जो है कि एकमात्र महिला जो है कि आपको किसकी थी? मुस्लिम लीग की जो है कि आपको थी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने वाला है। और वर्तमान में इसमें कितने भाग? 22 भाग होंगे, 12 अनुसूचियां होंगे और 395 प्लस जो है कि आपको क्या होंगे? अनुच्छेद जो है कि आपको होने वाले हैं। भारतीय संविधान में सर्वाधिक जो है कि आपको चीज कहाँ से रखा गया? हाँ, वर्तमान में 22 गुना भाग है, ठीक तो है। 12 अनुसूची है, 395 संशोधन कहाँ से किया बढ़ गया गया? ओहो, तो वर्तमान कैसे बढ़ लिखे गया? हुए है ना, इसलिए हाँ, तो वर्तमान आर्टिकल से हो कहाँ गया गलती? 478 478 ए भाग हो 478 गया नया 25। सुनिए पहले मेरा बात, देखिए इसीलिए ना कह रहे हैं कि जानकारी कम है ना। सुनिए, क्या कहने का मतलब है कि 478 जो जोड़ रहे हैं, क ख घ घ अंग च छ ज ज, इसको नहीं जोड़ना है। इस सब को जोड़ दीजिएगा तो 450 प्लस तो हो ही जाएगा। गिनती की दृष्टि से जी। हुआ, संख्या वो तो 395 ही पता तक है है। सर जी, 22 हाँ, भाग अनुसूची भाग। तो वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है। वो जो चीज है वो वैसे नहीं है, वो गिनती की दृष्टि से है। आप गिनती में करिएगा तो 9 का क 9 का ख जोड़िएगा तब जाकर जो है कि आपको क्या बार बार पीछे चल जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे चलिए, आगे चलते हैं। और भारतीय संविधान में सर्वाधिक चीज जो है कि आपको कहां से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत से जो है कि आपको लिया गया है। आइए प्रमुख विदेशी स्रोत को देखते हैं। एगो सवाल फिक्स है, यहाँ से कहां से किस चीज को लिया गया है, एगो न एगो सवाल आपसे पूछ लेगा। आइए, सबसे पहला है इंग्लैंड ब्रिटेन या इंग्लैंड या ब्रिटिश प्रांत से जो है कि आपको बोलेगा क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से देखिएगा संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया है, विधि का शासन को लिया गया है, एकल नागरिकता को लिया गया है, मंत्रिमंडल व्यवस्था को लिया गया है, परमाधिकार लेख को लिया गया है, राष्ट्रपति को लिया गया है, संसद को लिया गया है, प्रधानमंत्री को लिया गया है और द्विसदनीय व्यवस्था। यह सारा का सारा आइटम कहाँ से? ये सारा का सारा चीज जो है कि आपको ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखिएगा, आगे क्या है? अमेरिका। अमेरिका से देखते हैं, मौलिक अधिकार को लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना में हम भारत के लोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना। उसके बाद जो है कि आपको स्वतंत्र न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, लोक जनहित याचिका और वित्तीय आपातकाल। ये सब कहाँ के संविधान से? यह सब के सब जो है कि आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिएगा, कनाडा। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, जिसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन होगा। अगला है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट जो है कि आपको शक्ति, ये किसके पास होगा? केंद्र में होगा। राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शीय न्याय नियंत्रण और जीएसटी, यह सब कहाँ के संविधान से? यह सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, राज्य के नीति सिद्धांत, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा और राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यह कहाँ के संविधान से? यह जो है कि आपको आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। आगे चलिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करेंगे। संविधान संशोधन इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 368 और भाग 20 में, है ना, प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वही फ्रांस के संविधान से बात करेंगे, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है कि आपको कहाँ के संविधान से? यह भी जो है कि आपको फ्रांस के। कहा भाग जा रहा है जी, बार बार पागल बना दिया है हमरा, है ना। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य और समागम की शक्ति, यह कहाँ के संविधान से? यह सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, यह कहाँ के संविधान से? जर्मनी के संविधान से। और जापान के संविधान की बात करेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान के संविधान से लिया गया है।
और रूस से क्या क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। यह सब कहाँ से लिया गया है, यह सब रसिया के संविधान से लिया गया है। और भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही क्या है, ना ही कठोर जो है कि आपको होने वाला है, बीच बीच का होने वाला है। और संविधान का रक्षक कौन होता है, तो संविधान का रक्षक कोर्ट होता है। इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे जो है कि आपको जिला कोर्ट जो है कि आपको होता है। विश्व का सबसे पहला संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया विश्व में फ्रांस में जो है कि आपको प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे, फ्रांस में प्रारंभ जो है कि आपको हुआ था, ठीक ना। लेकिन आपसे पूछेगा क्या है, बार बार भाग जा रहा है ना। आपसे पूछेगा कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का है, तो यह अमेरिका का पहला लिखित संविधान जो है कि आपको होने वाला है। कुछ पागल बना दिया है जी हमरा, बार बार भागी जा रहा है ना। बार बार यहाँ से उठ के वहीं, उसको वहां पर कुछ छूट गया है कि इतना भाग रहा है। अगला बोलता है कि विश्व का पहला जो है कि आपको संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का है। जो कैसा संविधान है, और लिखित संविधान जो है कि आपको होने वाला है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका होगा, भारत का होगा। और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका होगा, मोनाको का जो है कि आपको होने वाला है। और मोनाको किस महाद्वीप में स्थित है, तो मोनाको यूरोप में जो है कि आपको स्थित होने वाला है। संविधान का लक्षण क्या है, तो संगठनात्मक का लक्षण होने का कारण क्या है, तो इसमें लिखित संविधान भारत के पास है, संविधान में सर्वोच्चता है और स्वतंत्र न्यायपालिका। यह संगठनात्मक का लक्षण है। एकात्मक का लक्षण क्या है, तो भारत में एकल संविधान है, एक ही भारत में नागरिकता है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, आपातकाल की व्यवस्था है और अखिल भारतीय सेवा है। यह सब कैसा जो है कि आपको लक्षण है, तो एकात्मक जो है कि आपको शक्तियों का लक्षण जो है कि आपको होने वाला है। चलिए ये भी पीपीटी खत्म। अब तुम भागते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब भागियों को चल जाएगा वहां, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं संविधान के तीसरे नंबर का चैप्टर में आते हैं। संविधान की क्या है, संविधान की अनुसूची, ठीक ना, अनुसूची। देखिएगा मूल संविधान में कुल कितना अनुसूची थी, मूल संविधान में 8 जो है कि आपको अनुसूची जो है कि आपको था। लेकिन वर्तमान कितना अनुसूची है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची जो है कि आपको होने वाला है। तो 8 में 4 गो नया जुड़ा होगा, तभी ना जो है कि आपको 12 गो पूरा है ना, 12 गो तभी ना पूरा, तो 4 इसमें नया जुड़ा होगा। पहले 8 देख लेते हैं। पहला जो है कि अनुसूची क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और इसमें 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको शामिल होंगे। दूसरा बोलता है कि निम्नलिखित पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता, किस किस पदाधिकारियों का वेतन भत्ता जो है कि आपको चर्चा हुआ है दूसरा नंबर में। तो देखिएगा दूसरा में जो है कि आपको राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता का उल्लेख कैमी अनुसूची में है, तो ये दूसरी नंबर की अनुसूची में देखने को मिलेगा। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण होने वाला है। क्या है, शपथ ग्रहण जो है कि आपको तीसरी अनुसूची में होगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन कैमी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में होगा। और 5वीं अनुसूची की बात करेंगे, एससी अनुसूचित जनजाति का प्रशासन कहाँ पर, ऑल इंडिया ओवर पर जो है कि आपको प्रशासन होगा, यह जो है कि आपको 5वीं में। और 6ठी में बोलता है कि अनुसूचित जनजाति का विशेष जो है कि आपको पूर्वी भारत में 4 राज्य, पूर्वी भारत में 4 राज्य, इसका शॉर्ट फॉर्म है ATMM, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जो है कि आपको होने वाला है, जहां पर एसटी का क्या है, एसटी का विशेष जो है कि आपको है ना प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार का सूचियों का वर्णन किया गया है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा क्या है, तीसरा आपका संवर्ती सूची है। देखिएगा संघ सूची में पहले विषय था 97, अब जो बढ़कर हो गया है कितना, 100 हो गया है। राज्य सूची में जो है कि आपको पहले कितना था, दूसरा में राज्य, दूसरा जो है कि आपको राज्य में 66 से घटकर कितना हो गया है, 61 आ गया है। और संवर्ती की बात करेंगे, संवर्ती में 47 से बढ़कर कितना चला गया है, 52 जो है कि आपको चला गया है। आगे चलते हैं तो संघ सूची में विषय कौन कौन है, तो जनगणना है, सेना है, रेल है, बैंकिंग है, पोस्ट है, तार है। यह सब जो है कि आपको किसका विषय है, संघ का विषय जो है कि आपको होगा। राज्य में कृषि, पुलिस, पुलिस के बाद नदी, स्वास्थ्य, जेल इत्यादि जो है कि आपको राज्य का है। और संवर्ती की बात करेंगे, साइबर अपराध, वन, शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, यह सब जो है कि किसका है, संवर्ती का जो है कि आपको होने वाला है। संवर्ती अनुसूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र होगा सर, दोनों को जो है कि आपको होता है। और विवाद स्थिति हो जाएगा, केंद्र का नाम होता है।
विवाद की स्थिति होगी तब जो है कि केंद्र वाला वैलिड होगा। नहीं ऐसे पूछेगा तो दोनों मारना है, ठीक ना। यस विवाद सर की स्थिति जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अवशिष्ट में अधिकांश केंद्र का रहता है। हाँ, अधिकांश क्या, अवशिष्ट में केंद्रीय शक्ति ये है, वो केंद्रीय बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता। और अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास निहित होगी किस देश के संविधान से, अभी जस्ट देखे हैं। ये सर कनाडा। कनाडा के संविधान से जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। अगला है कि 8वीं नंबर की अनुसूची, 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, तो भाषा के संबंधित जो है कि आपको होने वाली है। और मूल संविधान में कितना भाषा था, मूल संविधान में 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में कितना भाषा है, वर्तमान में 22 भाषा जो है कि आपको होने वाला है। तो 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ दिया गया कैमे नंबर के संविधान संशोधन के तहत, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद 3 लैंग्वेज को और जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और टोटल हो गया 18 के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। 71वां संविधान संशोधन कब का है, 1992 का होने वाला है। और उसके बाद 18 में 4 और जोड़ा गया जिसको कहते हैं बोर्ड मास, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, और टोटल हो जाता है आपका कितना, 22 लैंग्वेज हो जाता है। और बोर्ड मास के लिए एक जो है कि संविधान संशोधन कौन सा, यह जो है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है कि आपको जोड़ दिया गया। क्लियर है, 22 लैंग्वेज हो गया पूरा। आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे। भूमि सुधार अधिनियम था, और भूमि सुधार अधिनियम के लिए कौन सा संविधान संशोधन, तो भूमि सुधार अधिनियम के लिए पहला संविधान संशोधन जो है कि आपको था। और इसी में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और जमींदारी के लिए आप न्यायालय में चुनौती जो है कि आप नहीं दे सकते हैं, यह जो है कि आपको बात बताया गया। आगे चलते हैं। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किसके संबंधित था, दल बदल संबंधित जो है कि आपको होने वाला है। बिहार से क्या पहला मामला सर बिहार से शुरू हुआ था। नहीं 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 नहीं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य देख रहे हैं ना, ये जमींदारी से जो है कि आपको था, ये सब है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये सब जमींदारी से जो है कि आपको था। इसमें हड़प लिया था उसके जमीन को, फिर जो है कि बहुत विवाद हुआ, है ना। तब ना देखते हैं कि आजकल जो है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अगर सरकार चाहेगी तो आपकी जमीन को हड़प सकती है। देखिएगा आपके रोड, आपके खेत के बगल से एनएच पास हो जाएगा, कितना भी बहुमूल्य आपका खेत काहे नहीं हो, आपको सरकार ले लेगा, आप उसके लिए कहीं नहीं जा सकते हैं। क्या जाते हैं, सरकार आपको मुआवजा देगी, थोड़ा बहुत देगी, पैसा देगी। सरकार या रेलवे लाइन किसी के खेत से पास हो जाएगा, क्या उसको आप बदल दीजिएगा कि ना हमारा खेत से रेलवे लाइन नहीं ले जाना है। यही बोल दिया कि इसको न्यायालय में चुनौती दे नहीं सकते हैं। अगर सरकार चाहेगी तो अगर पास कर दिया तो वहां से जाएगी, है ना, जाएगी, भले आपको मुआवजा दे सरकार, वो अलग की बात है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम कानून है, और दल बदल अधिनियम कानून एक मिनट रुक जाइए। चलिए आते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम कानून से है। दल बदल अधिनियम जो है कि आपको इसके लिए संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 52वां 1985 के तहत जो है कि आपको किया गया था। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको होने वाला। और पंचायती राज्य के लिए संविधान संशोधन कौन सा, 73वां संविधान संशोधन 1992-93। और इसको लागू कब किया गया, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में जो है कि आपको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और इसमें कुल कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, कितना विषय को रखा गया, 29 विषय को जो है कि आपको रखा गया था। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे, किससे संबंधित है, नगर पालिका से जो है कि आपको संबंधित होगा। और नगर पालिका के लिए कैवा नंबर का संविधान संशोधन, 74वां नंबर का संविधान संशोधन 1992-93 में। कुल विषय की बात करेंगे, नगर पालिका के लिए कितना विषय, 18 विषय को रखा गया। संविधान के प्रमुख क्या, प्रमुख भाग। आइए भाग के बारे में चर्चा करते हैं। भाग एक अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक जो है आपको होने वाला है। इसमें क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा, या भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको इसकी चर्चा होगी। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार होगा। भाग 4 अनुच्छेद जो है कि 36 से 51 डीपीएसपी राज्य के नीति सिद्धांत जो है कि आपको होगा। भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में
मौलिक कर्तव्य होगा। मौलिक भाग 5 की बात कर्तव्य। करेंगे, 5 में संघ होगा। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक होगा। अनुच्छेद सॉरी, अब भाग 6 की बात करेंगे, अनुच्छेद 152 से 237 तक इसमें किसकी चर्चा होगी? राज्य की चर्चा जो है कि आपको होगी। भाग 7 में 239 से 242 तक जो है कि आपको था। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। कितने नंबर के संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है भाग 7 को? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 की बात करेंगे, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। 239 से लेकर 242 तक इसकी चर्चा है। भाग 9 की बात करेंगे, 9 में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है। पंचायती राज्य के लिए जो है कि आर्टिकल 243 होने वाला है। भाग 9 की क की बात करेंगे, नगर पालिका। 9 की ख की बात करेंगे, सहकारी समिति का चर्चा है। और भाग 10 में बात करेंगे, 10 में SC/ST क्षेत्र का चर्चा भाग किसमें है? भाग 10 में होने वाला है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा? 244 और 244 का क जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, भाग 11 की बात करेंगे। भाग 11 में संघ राज्य के बीच संबंध की जो है कि आपको राज्य और संघ के बीच संबंध की चर्चा है। और इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 263 तक जो है कि आपको जाता है। और भाग 12 की बात करेंगे, वित्त संपत्ति और प्राधिकार की चर्चा है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के क तक जो है कि आपको जाता है। भाग 13 की बात करेंगे, भाग 13 में आर्टिकल नंबर 301 से 307 तक जाता है। और इसमें चर्चा क्या है? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको होने वाला है। भाग 14 की बात करेंगे, भाग 14 में क्या है? तो राज्य संघ राज्य के बीच अधीन जो है कि आपको सेवाएं, ये भाग 14 में होगा। और आर्टिकल नंबर 308 से लेकर कहां तक? 323 तक जो है कि आपको होगा। भाग 15 की बात करेंगे, निर्वाचन आयोग की चर्चा है। और निर्वाचन आयोग के लिए इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324 से लेकर कहां तक? 329 तक जो है कि आपको होगा। भाग 16 की बात करेंगे, कुछ वर्गों में जो है कुछ वर्गों के लिए संबंध और विशेष उपबंध किया गया है। और 330 से लेकर 342 तक इसकी चर्चा है। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा जो है कि आपको है 343 से 351 तक। और भाग 18 में आपात उपबंध होने वाला है 352 से 360 तक होने वाला है। और भाग 19 की बात करेंगे, भाग 19 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद आदि का संरक्षण को प्रदान करता है। और 361 से लेकर 367 तक इसकी चर्चा है। और भाग 20 की बात करेंगे, संविधान संशोधन है। आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 368 में। और भाग 21 की बात करेंगे, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किया गया है 369 से लेकर 392 तक। और भाग जो है कि आपको 22 तक संविधान संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी और प्राधिकार पाठ का चर्चा है 393 से लेकर 395 तक जाते जाते आपको समाप्त। ये पूरा का पूरा जो भी 22 भाग था वो हम आपको बता दिए, है ना? बता दिए। आगे चलिएगा, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है उद्देशिका या प्रस्तावना। देखिएगा, प्रस्तावना की बात करेंगे। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से? प्रस्तावना की भाषा जो है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? संविधान का दर्पण जो है कि आपको कहा जाता है। और N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है? संविधान पत्र जो है कि आपको कहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था, जिसे किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया गया था। संविधान का तत्व को मुख्य तत्वों को 3 भागों में बांटे हैं। पहला है संविधान का स्रोत। और संविधान का जो स्रोत मिलता है वह कहाँ से मिलता है? तो भारत की जनता से मिलता है, अर्थात हम भारत के लोग से जो है कि आपको मिलता है, भारत की जनता से मिलता है। स्वरूप की बात करेंगे, इसमें 3, 4, 5 प्रकार के स्वरूप हैं, जिसमें संपूर्ण जो है कि आपको प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी, निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जो है कि इसका स्वरूप जो है कि आपको होने वाला है। और उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में 3 प्रकार की न्याय है। न्याय पूछता है, ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा है। कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है? 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है ना? 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार का, अभिव्यक्ति का, धर्म का, विश्वास का, उपासना का। ये सब बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की जो है कि आपको स्वतंत्रता होने वाला है ना? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, है ना? समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की समानता है। एक है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना? और व्यक्ति की गरिमा और एक राष्ट्र की एकता एवं अखंडता एवं बंधुत्व को जो है कि क्या करना है? बढ़ावा जो है कि आपको देना है।
प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है कि आपको जोड़ दिया गया है। और लागू कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रस्तावना को लागू कर दिया गया। और एक बार ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हूबहू लाइन, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम जो है कि आपको पूछा गया है। यह है 26 नवंबर 1949 को हिंदी कैलेंडर में ऐसा ही लिखा जाएगा, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 क्या विक्रम, सेम टू सेम ऐसा ही जो है कि आपको पूछा गया है। ठीक ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित जो है कि आपको कर दिया गया है 26 नवंबर को। लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा संविधान के प्रस्तावना को हमारे संविधान का दीर्घकालीन स्वप्नों का क्या बताया गया है? विचार जो है कि आपको बताया गया है। और के मुंशी के द्वारा हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य का क्या बताया गया है? प्रस्तावना को जन्म कुंडली जो है कि आपको बताया गया है। इसी में आता है बेरूबारी वाद संघ। ये बेरूबारी वाद संघ कब आता है? 1960 में आता है। देखिएगा, बेरूबारीवाद संघ में प्रस्तावना इसमें बोला गया बेरूबारीवाद संघ में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसे न्यायालय में चुनौती जो है कि आपको नहीं दिया जा सकता है। यह किस वाद संघ में बोला गया? बेरूबारीवाद संघ में जो है कि आपको बात बोला गया। उसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब का केस है? 1973 का जो है कि आपको केस बोलता है इसमें कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसे संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें कौन सा ढांचा को नहीं छोड़कर, मूल ढांचा को, सिद्धांत को नहीं जो है कि आपको छोड़ा जा सकता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। बाकी प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें जो एक संशोधन होता है। और इसी केस के तहत 1973 में ये संशोधन जो है कि केस हुआ। 1976 में देखिएगा तो 42वां संविधान संशोधन होता है और इसमें 3 शब्द जो है कि आपको क्या जुड़ते हैं? प्रस्तावना में 3 शब्द जो है कि आपको जोड़ दिया जाता है। ठीक ना, जोड़ दिया जाता है। खत्म। आइए चौथा ये भाग 1। बहुत अच्छा। चौथा देखिएगा, भाग 1 में किसकी चर्चा है? भाग 1 में भारत राज्यों की संघ की चर्चा है। इसमें 28 राज्य और कितना है केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको होगा, है ना। जो आप अभी 1 घंटे से मे बी क्लास चल रहा है, 1 घंटे में जो कंटेंट देखे होंगे ना, जो फाउंडेशन वाले होंगे, इतना कंटेंट पर लाते लाते उनको, है ना, 13-14 वो क्लास जो है कि खींचा होगा। मतलब 14-15 क्लास का चीज हम आपको 1 घंटा में डिलीवर्ड किए, है ना। है कोई पुरनका लोग यहाँ पर? 14-15 वो क्लास पर यहाँ पहुंचे होंगे, है ना। और जो 1 क्लास में हम यहाँ पहुंचे भी 1 घंटा ही बिता है। 1 घंटा में यहाँ पहुंचे जो 14 क्लास में पढ़ाए हुए हैं। जाकर फाउंडेशन का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, देख लीजिएगा। सेम यही चीज पढ़ाए हुए हैं, सेम यही हूबहू, है ना, यही पढ़ाए हुए। उसी का ये लिखा हुआ, उसी समय का लिखा हुआ अभी आपका रिवीजन करवा रहे हैं जल्दी जल्दी में, रिवीजन मोड में, है ना। इसीलिए भाग 1 में, है ना, कौन से लेकर कौन से आर्टिकल तक चर्चा है? 1 से लेकर 4 तक जो है कि आपको चर्चा है। और इसमें भारत राज्यों का संघ जो है कि आपको होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की क्या होने वाली है? चर्चा होने वाली है। अनुच्छेद 1 के अनुसार, अर्थात इंडिया जो है कि आपको भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? राज्यों का जो है कि आपको संघ होगा। देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिख दिया गया है? भारतीय संविधान में भारत के लिए भारत इंडिया शब्द का ही प्रयोग किया गया है ना। इंडिया शब्द का ही जो है कि आपको प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। और नोट में लिखिएगा हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंद प्रदेश जैसे शब्द का प्रयोग संविधान में भारत के लिए नहीं किया गया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए भारत के संविधान में नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट की चर्चा की गई है और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की जो है कि आपको चर्चा की गई है। और इसी में आर्टिकल नंबर 2 को जब पढ़िएगा, 2 और 3 बहुत समझने का चीज है। समझ लीजिएगा 2 और 3 में क्या अंतर है। इतना बार आपको फंसाएगा ना 2 और 3, इसका कोई हद हिसाब नहीं है। पहले क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 2 में? 1 तो पढ़ा दिए, 1 में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। अब आते हैं 2 में। 2 में क्या बोलता है? 2 के अंतर्गत भारत के राज्य के क्षेत्र में किसी बाहरी क्षेत्र का प्रवेश करना, ये प्रक्रिया का उल्लेख जो है कि आपको 2 के तहत जो है कि आपको होगा। और इसके लिए कानून कौन बनाएगा? इसके लिए कानून बनाएगा आपको संसद बनाएगा। अब जरा बात समझिएगा, बांग्लादेश का कोई भूमि है
अब भारत में मिलना चाहता है तो भारत मिला सकती है, किस आर्टिकल के तहत मिला सकती है? आर्टिकल नंबर 2 के तहत मिला सकती है। और इसके लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको होगा? संसद को कानून बनाने का अधिकार जो है कि आपको होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आर्टिकल नंबर 3 पढ़िएगा। आर्टिकल नंबर 3 में बोलता है कि भारत के राज्य के भीतर ही कोई नया राज्य का निर्माण करना है। जैसे आंध्र प्रदेश से देखें टूट के कौन बना? तेलंगाना बना। जैसे बिहार से टूटकर कौन बना? झारखंड बना। जैसे उत्तर प्रदेश से टूटकर कौन बना? उत्तराखंड बना। तो यह सब जो बनता है अपने ही देश से अगर टूटकर कोई अन्य राज्य बनता है तो उसके लिए संविधान का कौन सा आर्टिकल, संविधान का कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है उसके लिए? आर्टिकल नंबर 3 जो है कि आपको उसके लिए जिम्मेदार है। 3 के तहत जो है कि आपको किया जाता है। तो 3 में लिखा गया है कि नए राज्य का गठन करना, राज्य के सीमा में परिवर्तन करना या राज्य के नाम में परिवर्तन करना। अगर कोई केरल राज्य से है और राज्य का नाम बदलकर केरलम करना चाहता है तो उसके लिए आर्टिकल कौन सा जिम्मेदार होगा नाम बदलने के लिए? 3 जो है कि आपको जिम्मेदार होगा। और ये खुद राज्य नहीं करेगा, यह कौन करेगा? तो यह संसद जो है कि आपको करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा। लेकिन बिहार में है, बिहार अगर कोई स्टेट है, अब बिहार के कोई स्टेट का कोई जिला का नाम चेंज करना हो, कोई स्थान का नाम चेंज करना हो तो उसके लिए विधानमंडल से अनुमोदन की होना आवश्यकता है। उसके लिए विधानसभा कर देगा, ठीक ना, विधानसभा कर देगा। लेकिन राज्य का नाम चेंज करना होगा तो उसके लिए कौन करेगा? संसद जो है कि आपको करेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 में जो बात लिखा है और आर्टिकल 3 में जो बात लिखा है, यह 2 और 3 के तहत सभी परिवर्तन किया गया उन पर 368 नहीं लगेगा। मतलब वो संविधान सभा से, संविधान संशोधन से क्या होगा? प्रक्रिया से बाहर जो है कि आपको होगा। जो आर्टिकल नंबर 2 के तहत जो भारत में शामिल होंगे और जो 3 के तहत भारत के एक टुकड़ा से टूटकर एक टुकड़ा नया बनेगा, वह जो है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल उसको नहीं किया जाएगा? तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया बात? यह जो है कि आपको बात बोलता है। और इसके लिए बहुमत कैसा चाहिए? साधारण बहुमत 50% प्लस 1 लोगों की जो है कि आपको आवश्यकता होती है। इतना लोग अगर सिग्नेचर कर दिए तो जो है कि आपको बात बन जाएगा। भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता 5 से 11। नागरिकता, सिटीजनशिप। कौन से लेके कौन से आर्टिकल तक ले? 5 से 11। 5 से 11। भाई ये 5 से 11 में चलते हैं। देखिएगा, भारत की नागरिकता जो है कि आपको कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से जो है कि आपको लिया गया है। और भारत की नागरिकता कैसी है? भारत में एकल नागरिकता जो है कि आपको होने वाली है। यहाँ आप केवल और केवल देश की नागरिकता मिलता है, राज्य की नागरिकता आपको नहीं मिलता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, पहले आपको राज्य की नागरिकता मिलेगा, फिर आपको तब आपको किसकी नागरिकता मिलेगा? देश की नागरिकता जो है कि आपको मिलेगा। यहाँ सभी के लिए एक ही नागरिकता की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। और नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है? तो केवल और केवल संसद के जो है क्या होता है। और नागरिकता जो है कि प्राप्त किया जा सकता है कितने प्रकार से? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर। ठीक ना? कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। अगर पंजीकरण करवा के करते हैं तो आपको 7 साल में मिल जाता है। आदेशीकरण करते हैं तो आपको कितने साल में मिलता है? 10 साल में जो है कि आपको मिल जाता है। ठीक ना? आगे देखिए। कहीं कहीं 5 साल लिखा रहता है। कहाँ कोई चेंज हुआ है क्या इसमें? में सिर्फ 12 साल क्वेश्चन पूछा दिया है। सही तो है, एकदम चेक किया हुआ फैक्ट लिखा हुआ है। फाउंडेशन में आराम से पढ़ाए थे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं था। मैं भी 7 साल जानती हूँ तो उसके 5 साल दिया हुआ था इसलिए। नहीं ठीक है, इसमें पूरा ना, इसमें फैक्ट एक एक फैक्ट को चेक करके पढ़ाया है। इसमें कहीं कोई गलती होने की संभावना बहुत कम लग रहा है ना? न के बराबर है। क्या सारा फैक्ट, इतना समय था ना, रात को ही क्लास होता था, 10 बजे से लेकर रात को 11 साढ़े 11 बजे तक की क्लास चलता था। आराम से पढ़ते थे इस क्लास में, है ना? इसलिए गड़बड़ी नहीं था उसमें, है ना? कर दिया था पंजीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 5 को समझिएगा। आर्टिकल 5 बोलता क्या है जरा समझिएगा। आर्टिकल 5 बोलता है कि संविधान जब लागू हुआ था ना, उस समय नागरिकता का वर्णन क्या किया गया। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान को लागू किया गया, है ना? 26 जनवरी को जो है कि आपको जो संविधान लागू हुआ उस समय का नागरिकता का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 5 में जो है कि आपको होने वाला है। और क्या बोलता है कि भारत से पाकिस्तान आने वाले व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति कोई पाकिस्तान में है
वो जो है कि उस समय क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो वहां से कहाँ आ गया, भारत आ गया। तो वहां से मतलब पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आया उसके संबंध में नागरिकता किस आर्टिकल में है, उसके संबंध में नागरिकता जो है कि आपको 6 में होने वाला है। कुछ व्यक्ति ऐसा था जो भारत से छोड़कर कहाँ भाग गया, भारत छोड़कर पाकिस्तान गया, तो भारत से छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के संबंध में नागरिकता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 7 में जो है क्या आपको होने वाला है। ठीक ना, तो सर तो 6 कितने समझ दिन में आ के गया, अंदर 7 लौट समझ में आ गया। सर तो कितने दिन के अंदर लौट जाने पर हमको नागरिकता मिलता? क्या एक ये परमिट जब जो है रूल कि था इसका 18 जुलाई इसमें जो है कि आप इसमें डेडलाइन फिक्स था कि इस डेडलाइन के अंदर में अगर जिनको आना है तो इसमें सबको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। बहुत लोग ना बहुत दंगा हुआ, दंगा होने के बाद जो है कि आप बोला गया क्या कि जिसको जहां रहने की इच्छा है वो व्यक्ति वहां जाकर रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई सरकार एक दूसरे को रोकने का प्रयास नहीं करेगा, ना पाकिस्तान की सरकार ना भारत की सरकार। तो जिसको मन किया, तो जो भारत का व्यक्ति था अगर उसको लगा कि ना भारत से ज्यादा हमको अच्छा लगेगा कहाँ, पाकिस्तान जाएंगे वहां हम ज्यादा अच्छा सेफ महसूस करेंगे, तो वो लोग पाकिस्तान चल गया। तो उसके लिए जो है कि आपको भारत से गया पाकिस्तान तो उसके लिए 7 में, और जो पाकिस्तान से भारत आ गया उसको लगा कि पाकिस्तान ठीक नहीं भारत चलना सही है, तो उसके लिए 6 में जो है कि आपको बात कहा गया। अब डेडलाइन का सीमा क्या डेट था वो डेट एक्चुअल याद नहीं है अभी, ठीक ना। आगे चलिएगा, अगला है 8 नंबर अनुच्छेद। 8वां क्या बोलता है कि भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार है जो भारत से क्या रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं। मतलब कि हम जो है कि भारत से बाहर किसी विदेश में घूमने के लिए गए हैं, विदेश में भ्रमण करने के लिए गए हैं, विदेशी यात्रा पर गए हैं, विदेश में शिक्षा लेने के लिए गए हैं। अगर हम 4 साल का एमबीबीएस करने के लिए ऐसे देखिएगा यूक्रेन गया तो उसकी जो है कि नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 8 में जो है कि आपको किया गया है कि अगर बाहर जाता है घूमने के लिए, है ना, या पढ़ाई के लिए शिक्षा के लिए जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं कर दी जाएगी 8 में। 9 की बात करते हैं, 9 में क्या है, 9 में बोलता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, तब आपकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। यह 9 में जो है कि आपको बोलता है। और 10 में बोलता है कि नागरिकता संबंधित अधिकारों का वर्णन, क्या क्या आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आपका अधिकार क्या क्या है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, इसका वर्णन जो है कि आपको 10 में है। और 11 क्या बोलता है ना, 11 क्या बोलता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार यह केवल और केवल किसके पास होगा, केवल और केवल संसद के पास होगा। इसकी चर्चा जो है कि आपको 11 में। नागरिकता की समाप्ति की बात करेंगे, नागरिकता कितने प्रकार से जो है कि आपको समाप्त हो सकता है, तो नागरिकता 3 प्रकार से जो है कि आपको समाप्त हो सकता है। मतलब समाप्ति 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है परित्यागी, मतलब परित्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए भारत की नागरिकता। दूसरा है कि अगर सरकार चाहेगी कुछ हरकत देखेगा तो आपको सरकार क्या कर सकता है, बर्खास्त जो है कि आपको कर सकता है। और सरकार चाहेगा तो जो है कि आपको वंचित भी किया जा सकता है। ये 3 प्रकार से आपकी नागरिकता जो है कि आपको क्या हो सकती है, जा सकती है। आगे देखिएगा, संविधान के प्रति जो है कि आपको निष्ठा न रखने पर या भारतीय संविधान के आस्था न रखने वाले व्यक्ति की नागरिकता जो है कि आपको क्या होगी, जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको कर दी जाएगी। और युद्ध के समय अगर दुश्मन का सहायता करते हैं तब भी आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त जो है कि आपको कर दी जाएगी। इसका भी उदाहरण जो है कि आपको था, कौन लड़की थी पंजाब वाली, हरियाणा के पंजाब, ज्योति मल्होत्रा, है ना, हाँ ज्योति मल्होत्रा, है ना। इस पे अभी लगने वाला था लेकिन अभी जांच चल रहा है, जांच उच हो जाएगा तब जो है कि आपको इस पे पता चलेगा क्या होगा, है ना। ये जो है कि आपको सर वो युद्ध के आर्टिकल समय 6 और 7 में ना 6 महीने का टाइम दिया है। क्या बोले, 6 में, हाँ 6 मंथ का टाइम था का। डेडलाइन कब का था, यहाँ से गए हैं ना भारत से उनको, मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद 6 महीने के अंदर वापस लौटना था, तभी नागरिकता मिल सकता था। अच्छा समझ में आ गया, अच्छा ठीक है समझ में आ गया। मतलब आजादी के 6 महीने के अंदर कोई आ जाता है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा, है ना, यही ना कहना चाह रहे हैं। जगह लिखा हुआ था सर कि संविधान लागू होने से पहले भी आ जाएगा तो मिल जाएगा, संविधान लागू होने से पहले तक मंथ ही देगा। अच्छा ठीक है, उतना बहस नहीं करना है उसमें, ना पूछेगा, हम इस पर चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे, एक बार आपको बता देंगे अच्छे से देख के क्या है नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आगे चलिए, उतना चर्चा करेंगे तो फिर जो टॉपिक चल रहा है ना सब छूट के हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। चलना है बिहार पुलिस के लिए, चल जाएंगे हम लोग यूपीएससी वाला बात पर चल जाएंगे, है ना। इसलिए जल्दी हो रहा है, इसलिए जल्दी होने दीजिए, है ना। ऑलरेडी 1.25 घंटा 1.5 घंटा क्लास निकल चुका है।
आगे चलते हैं। नागरिकता संबंधित जो है कि आपको विधेयक की बात करेंगे, यह जो है कि आपको 2014 में, है ना, 2014 में जो है कि आपको आता है, उसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को, है ना, 2019 नागरिकता में देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए जो है कि आपको बनाया गया था, जो बिना बिना दस्तावेज के जो है कि वहां पर रह रहे हैं, और जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए तथा वहां जो है कि जाने पर उनका दस्तावेज जो है कि आपको निरस्त हो गया है, ऐसे लोगों को भी नागरिकता दिया जाएगा। और नागरिकता में 6 बार अब तक, कितना बार संशोधन किया गया है? 6 बार अब तक संशोधन जो है कि आपको होता है। 1955, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, कितना हो गया? टोटल हो गया 6 बार जो है कि आपको नागरिकता में क्या कर दिया गया है? संशोधन जो है कि आपको किया गया है। तीसरा भी कंटेंट खत्म। चौथा नंबर का था ना, चौथा बात है, पांचवा मौलिक अधिकार। आइए धराधर अब निपटा देते हैं। मौलिक अधिकार की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट की बात कर लेते हैं। क्या बोलता है मौलिक अधिकार आपका? देखिएगा, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक होने वाला है। और ये मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। देखिएगा, इसे 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 संविधान का मैग्मा कार्टा जो है कि आपको कहा जाता है। संविधान की मैग्मा कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकार की संख्या, मूल अधिकार की संख्या मूल संविधान में कितना था? तो मूल संविधान में जो है कि आपको 7 था। कितना था? 7 था। लेकिन वर्तमान में इसमें से एक को निकाल दिया गया, संपत्ति के अधिकार को निकाला गया, तो कितना बचा? 6 जो है कि आपको बचा। कौन बता? 6 बचा। तो यही नोट में लिख दिया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन 1978 का जो है कि आपको था। कब का था? 1978 का जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, और कौन कौन आर्टिकल को यहां से निकाला गया? तो आर्टिकल नंबर 19 का 6 नंबर को निकाल कर, है ना, और 31 नंबर आर्टिकल को निकाल कर जो है कि कहाँ रखा गया 300 के क में रखा गया। अब 300 के क कौन से भाग में आता है? भागो कभी कभी पूछ देता है, कौन से में भाग में आता है? तो भाग 12 में जो है कि आपको आता है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, मौलिक अधिकार जो है कि आपको मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं होता है, अर्थात आर्टिकल नंबर 368 के तहत जो है कि संविधान के संशोधन के माध्यम से संसद इसे घटा और बढ़ा जो है कि आपको सकती है। मौलिक अधिकार कभी भी अस्थायी नहीं होता है, इसको घटा और बढ़ाने का अधिकार जो है कि किसके हाथों में होता है? संसद के हाथों में जो है कि आपको होता है। संसद जब चाहेगी इसको घटा बढ़ा सकती है, लेकिन मूल ढांचा, मूल सिद्धांत को छोड़कर जो है कि आपको करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू जब होगा तो कौन से मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया जाएगा? 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? सभी मौलिक अधिकार जो है कि आपको निरस्त जो है कि आपको हो जाएंगे। अगर मौलिक अधिकार का हनन होने पर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट जाएगा 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जाएगा किस आर्टिकल के तहत? सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है कि आपको जा सकता है। और इसी को कहते हैं रिट याचिका के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। रिट याचिका आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट के लिए, और आर्टिकल नंबर 32 कहाँ के लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, सन 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों को मांग के लिए किया गया था, जिसका प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया गया था। और संविधान में वर्णित मूल अधिकार कितने होने वाले हैं वर्तमान में? 6 गो जो है कि आपको मूल अधिकार जो है कि आपको होगा। कितना होगा? 6 गो होगा, जिसमें पहला बोलता है समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर कहां से लेकर कहां तक? 14 से 18 तक। दूसरा बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक? 19 से 22 तक। तीसरा बोलता है शोषण का विरुद्ध अधिकार, कहां से कहां तक? 23-24। चौथा बोलता है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक? 25 से 28 तक। पांचवा बोलता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कहां से कहां तक? 29-30 तक जो है कि आपको होता है। और अगला का अधिकार कहां से तक? 32, आर्टिकल नंबर 32 तक जो है कि आपको होगा। एक मिनट रुक जाइएगा, कॉल आ रहा है।
चलिएगा आगे आते हैं, आगे आइएगा, देखिएगा। अब शुरू करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 12 की बात करेंगे। आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। हेलो। यस सर। आर्टिकल हाँ, 12 आ रहा है सर। की बात कर रहा मैं, क्या 12 बोलता है कि मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा। आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल जो है कि आपको 12 में जो है कि आपको होने वाला है। आर्टिकल 13 का एक क्या बोलता है? आर्टिकल 13 का एक बोलता है कि अगर मौलिक अधिकार के संबंध में किसकी परिभाषा है? कानून की परिभाषा। कानून किसकी की परिभाषा? परिभाषा। कानून की परिभाषा। और आर्टिकल 13 का 2 बोलता है कि सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकार का क्या कर ले? छीन ले, लिया या है, मौलिक उसको अधिकार को क्या कर ले? कम जो है कि आपको कर ले। ये 13 का 2 में जो है कि आपको बोलता है ना। और आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत न्यायालय में 368 के अधीन संविधान संशोधन में पूर्णावलोकन जो है कि आपको कर सकती है। मतलब कि कौन पूर्णावलोकन कर सकता है? तो न्यायालय इसको जो है कि आपको जुडिशियल रिव्यू पे जो है कि आपको जांच सकता है कि यह जो कानून बना है यह संविधान के न्याय संगत है या नहीं है ना। ये जो है कि आपको कर सकता है। और आर्टिकल 13 में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के आधारभूत जो है कि आपको ढांचा का सिद्धांत किस आर्टिकल में जो है कि आपको दिया है? तो आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 13 में जो है कि आपको दिया है। आर्टिकल नंबर 13, 226 और 32 में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति जो है कि आपको मिलता है। सबसे पहला आर्टिकल 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार। इसमें आर्टिकल नंबर 14 पे चर्चा करते हैं। 14 में बोलता है कि कानून के नजर में सभी जो है कि आपको क्या होगा? सभी एक समान जो है कि आपको होने वाला है। मतलब विधि के समक्ष समानता है ना, और विधियों के समान जो है कि आपको संरक्षण। देखिएगा ये दो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है और ये दोनों इतना फंसाता है, इतना फंसाता है, इसका हद हिसाब नहीं है। देखिए पहला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला है विधि के समक्ष समानता। ये समता जो है कि आपको कहां से, किस देश के संविधान से लिया है? बीपीएससी ऑलरेडी इसको पूछा है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और विधियों के समान संरक्षण ये किस देश के संविधान से लिया है? समान अमेरिका। संरक्षण अमेरिका के संविधान से जो है कि एगो आपको और लिया है है। सर, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हाँ, जापान के संविधान से, है ना। कहां से? जापान के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। याद रखिएगा, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। आर्टिकल 15 की बात करेंगे। आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं? भेदभाव नहीं। भेदभाव जो है कि आपको नहीं जो है कि आपको करना है ना। आर्टिकल 15 छोड़िए, ये सब डोमिसाइल नीति को आगे बढ़ाइए। आर्टिकल जो है कि आपको 15 के बाद 16 में पहुंचिए, है ना। जो प्रमुख है उसी को जो है कि आपको बताएंगे, है ना। 16 देखिएगा। 16 क्या बोलता है? 16 बोल रहा है कि राज्य के सभी नागरिकों को लोक नियोजन सरकारी नौकरी में क्या दिया जाएगा? लोक नियोजन में जो है कि आपको अवसर की समानता जो है कि आपको दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 16 के तहत जो है कि आपको दिया जाएगा। और इसमें बोलता है कि आपको राज्य में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव जो है कि आपको नहीं किया जाएगा, जो है कि आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। हाँ, अगला देखिएगा। अगला है कि आपको इसी के तहत आर्टिकल नंबर 16 के 4 के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार, और आरक्षण के आधार पे ओबीसी को कितना परसेंट का आरक्षण दिया जा रहा है? ओबीसी को 27% आरक्षण जो है कि आपको दिया जा रहा है। और आरक्षण की सीमा कितना परसेंट बताया गया? 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये किस केस में बोला गया? ये इंदिरा साहनी केस में जो है कि आपको बोला गया। और इंदिरा साहनी वाद कब होता है? 1992 में जो है कि आपको इंदिरा साहनी वाद जो है कि आपको होता है ना। इंदिरा साहनी वाद होता है। आगे चलिएगा। और इसी के तहत देखिएगा तो 103वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 16 में, है ना, 16 का 4 सेक्शन को धारा को जोड़ा गया और ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंट का आरक्षण दिया गया? ईडब्ल्यूएस को जो है कि आपको 10% का आरक्षण जो है कि आपको दिया गया था। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? छुआछूत का अंत जो है कि आपको आर्टिकल 17 बोलता है। और अनुच्छेद जो है कि आपको 17 को लागू करने हेतु 1955 का अस्पृश्यता अधिनियम जो है कि कब को बनाया गया था? अस्पृश्यता कानून 1955 को जो है कि आपको मानकर जो है कि आपको बनाया गया था। 18 आर्टिकल नंबर 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। और उपाधियों में जो है कि आपको कोई भी व्यक्ति या देश के कोई भी नागरिक कोई विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार का क्या नहीं ले सकते हैं? उपाधि नहीं ले सकते हैं। अगर लेना भी है, कोई देना भी चाह रहा है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? सरकार से पहले जो है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा बात ये बोल रहा है कि राज्य, सेना और शिक्षा की उपाधि को छोड़कर अगर कोई राज्य सरकार कोई उपाधि देता है उसको ले सकते हैं। सेना में ब्रिगेडियर, कमांडर, है ना, ये सब का उपाधि जो है कि आपको ले सकते हैं। शिक्षा में डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब की उपाधि जो है कि आपको ले सकते हैं। यह सब पर कोई रोक नहीं लगाया गया है। और तीसरा बात बोलता है कि 1954 में
पद्म जो है कि आपको विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री और भारत रत्न की उपाधि सरकार के द्वारा दिया जाएगा, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके लिए रोक जो है कि आपको नहीं लगाया गया है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से लेकर कहां तक? 19 से 22 आर्टिकल नंबर 19 से लेकर जो है कि आपको 22 तक जो है कि आपको होगा। और आर्टिकल 19 का 1 में किसकी आजादी मिलती है? बोलने की स्वतंत्रता जो है कि आपको मिलता है। 2 में क्या बोलता है? आर्टिकल 19 के 2 में शांतिपूर्ण रूप से सभा करना और एकत्रित होने की आजादी जो है कि 19 के 2 में मिलती है। 19 के 3 में क्या मिलता है? संघ या समूह बनाने की शक्ति जो है कि आपको शक्ति 19 के 3 में मिलता है। और 19 के 4 में भारत के किसी भी स्थान पर जो है कि आपको किसके करने की, घूमने की शक्ति जो है कि आपको 4 के तहत। और 5 के तहत भारत के किसी भी स्थान पर आपको किसकी आजादी है? बसने की जो है कि आपको आजादी जो है कि आपको मिलती है। और 5 के बाद 6 था, जिसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कर क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार जो है कि आपको बना दिया गया। और 7 की बात करेंगे, 7 में भारत के किसी भी स्थान पर रोजगार और स्वरोजगार करने की, क्या व्यापार करने की क्या मिलती है? आजादी जो है कि आपको मिलती है। यह 7 के तहत जो है कि आपको मिलता है। आइए, 19 खत्म हो गया। अब आते हैं 20 में। 20 से शुरू हो रहा है। आर्टिकल 20 की बात करेंगे। 20 में क्या बोलता है? 20 में बोलता है कि अपराध सिद्ध होने पर किसका प्रावधान किया गया है? सजा का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। जब तक आप पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप अपराधी नहीं कहे जाएंगे। पहला। दूसरा बात बोलता है कि एक अपराध के लिए कितना सजा दिया जाएगा? एक सजा दिया जाएगा। और खुद के गवाही देने के लिए जो है कि आपको क्या नहीं किया जाएगा? बाधा जो है कि आपको नहीं किया जाएगा। और उस समय के हिसाब से, कानून के हिसाब से सजा का निर्धारण आपके लिए जो है कि आपको किया जाएगा। आगे 21 क्या बोलता है? 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने का अधिकार। ये जीवन जीने का अधिकार जो है कि किस आर्टिकल के तहत होने वाला है? तो आर्टिकल 21 के तहत जो है कि आपको होने वाला है। कैसा आप कपड़ा पहनिएगा, कैसे रहिएगा, क्या खाना खाइएगा, किससे बतियाइएगा, किससे ब्याह कीजिएगा, यह आपका आर्टिकल नंबर क्या देता है? 21 देता है। यह आपका स्वतंत्रता देता है कि जैसे आपको रहना है आप रहें। ठीक ना। आर्टिकल 21 का क्या बोलता है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना? निःशुल्क शिक्षा जो है कि अनिवार्य जो है कि आपको कर दिया गया 86वां संविधान संशोधन के तहत। आर्टिकल 22 बोलता है गिरफ्तारी से क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण जो है कि आपको होने वाला है। अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो पहले आप उसका क्या पूछ सकते हैं? कारण पूछ सकते हैं कि किस कारण से हमको गिरफ्तार जो है कि आपको किया जा रहा है। अगर आपको पुलिस जो है कि गिरफ्तार भी कर लेती है तो आपके मनपसंद जो आप वकील से जाते हैं मिलना, है ना, उस वकील से जो है कि पुलिस अपने कस्टडी में जो है कि मिलने का अधिकार जो है कि आपको संविधान आपका देता है कि आप उससे मिल सकते हैं। ठीक ना। तीसरा बोलता है कि अगर पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है तो 24 घंटा के अंदर पुलिस को कहाँ लेके जाना पड़ेगा? न्यायालय के समक्ष जो है कि आपको लेकर जाना पड़ेगा, है ना। और इसमें याद रखिएगा जाने आने का समय को छोड़कर। क्या है? जाने आने का समय को जो है कि आपको छोड़कर। आगे चलते हैं। अगला जो है शोषण का विरुद्ध अधिकार, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 और 24 में जो है कि आपको होने वाला है। 23 क्या बोलता है कि मनुष्यों का अवैध कारोबार, अवैध जो है कि खरीद बिक्री पर क्या लगा दिया गया है? रोक जो है कि आपको लगा दिया गया है। मतलब बाल श्रम निषेध जो है कि बालाश्रम निषेध जो है कि आपको, या बंधुआ मजदूरी। अच्छा, कोई उस दिन पूछ रहा था ना, बंधुआ मजदूरी वाला क्वेश्चन आया था, यही है लिखा हुआ, कोई पूछे थे? और कितना तेज बारिश हो रहा है। बंधुआ मजदूरी वाला आ गया क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 23 के तहत। कोई पूछे थे इसी क्लास में? कोई पूछे थे शायद सर, याद है कोई पूछा? हाँ, कोई ना कोई जो है कि आपको पूछा था। ठीक ना। 23 के तहत जो है कि आपको क्या, तो मनुष्यों का अवैध कारोबार या मनुष्य के द्वारा आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 23 के तहत जो है कि आपको नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 24 की बात करेंगे। बाल श्रम जो है कि आपको निषेध होने वाला है। मतलब कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को आप कल कारखानों में जो है कि आपको क्या नहीं लगा सकते हैं? काम पर जो है कि आपको नहीं लगा सकते हैं, है ना। अगर लगाइएगा तो कानून जो है कि आपको सख्त होगा, फिर आपको सजा भी हो सकता है। आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। किससे किस आर्टिकल तक धार्मिक स्वतंत्रता है? 25 से 28 तक होने वाला है, जिसमें 25 नंबर आर्टिकल की पढ़ते हैं। 25 नंबर बोलता है, आर्टिकल 25 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण करने की या धर्म को मानने की आजादी है। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को क्या कर सकता है? मान सकता है। इसके लिए किसी को रोक टोक नहीं करेगी सरकार। मतलब अगर हम हिंदू है, अगर हम जो है कि हमको सिखिज्म जो है कि अच्छा लगता है तो सिख धर्म को हम मानते हैं, तो हमको क्या नहीं रोक सकती है? सरकार हमको नहीं रोक सकती है। जिस व्यक्ति को जो धर्म अच्छा लगेगा उसको मान सकता है। यह जो है कि कानून में खुली छूट जो है कि आपको मिलता है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि धार्मिक प्रबंधन करना और धर्म संस्थाओं की स्थापना करना। मतलब जिस धर्म को आप मान रहे हैं उसका प्रबंध कर लीजिए, और या
धर्म जिस धर्म को, अगर हिंदू को मान रहा है तो मंदिर बना लीजिए, इस्लाम को मान रहा है तो मस्जिद का निर्माण कर लीजिए, सिख को मान रहा है तो जो है कि आपको गुरुद्वारा बना दीजिए। तो जिसको जो मान रहे हैं उसके लिए धर्म संस्थानों की क्या कर सकते हैं, स्थापना आप जो है कि आपको कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 26 के तहत, है ना। 27 में बोलता है कि जो आप धार्मिक संस्था बनाएंगे उसके अंदर कोई अगर ट्रस्ट खोलते हैं तो वो ट्रस्ट जो है कि उसे सरकार से टैक्स फ्री होगा, मतलब सरकार उस पर पैसा नहीं लेगा, टैक्स नहीं लेगा सरकार। किस आर्टिकल के तहत टैक्स नहीं लेगा सरकार? 27। ट्रस्ट में 27 के तहत जो है कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। और 28 क्या बोलता है कि सरकार द्वारा कोई भी अगर स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रहा है तो उसमें कोई भी धर्म का कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। मतलब सरकार के द्वारा कोई सरकारी स्कूल चल रहा है तो हिंदू धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, इस्लाम धर्म के बारे में ज्यादा जो है कि आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। या कोई कॉलेज चल रहा है तो धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दिया गया है ना। कोई ऐसा जो है कि आपको नहीं दे सकता है इसमें, है ना, नहीं दे सकता है। आगे चलते हैं, अगला है शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 29 और 30 में जो है कि आपको होने वाला है। 29 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 29 के तहत, और आर्टिकल नंबर 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाएगा और उसका प्रशासन करने का भी काम जो है कि किसका होगा? अल्पसंख्यक का होगा। और इसी के तहत देखते होंगे तो इस्लाम में मदरसा जो है कि आपको होता है ना, मदरसा जो है कि आपको चलता है। आगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। अल्पसंख्यक 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक का मतलब हो गया कि जिसका जनसंख्या जो है कि आपको कम है ना, वो जो है कि आपको क्या अल्पसंख्यक जो है कि आपको होगा, है ना, अल्पसंख्यक। तो उसके हितों के लिए सरकार जो है कि कुछ संविधान में उसको संरक्षण दिया हुआ है। वैसे धर्म अपने धर्म के विकास के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन, जो शिक्षण संस्थान स्थापित होगा, उसका देखने सुनने का काम उस धर्म के द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति का जो है कि आपको होगा। और इसी के तहत मदरसा चलता है। और मदरसा में देखिएगा तो मौलाना साहब जो है कि आपको पढ़ाते हैं ना मदरसा में, है ना। आर्टिकल 31 की बात करेंगे। 31 तो निकल गया ना यहाँ से, संपत्ति के अधिकार को, है ना, मौलिक अधिकार से निकाल कर कहाँ कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है कि आपको ऐसा किया गया था। और इसको 300 के कमे भाग जो है कि आपको 12 में रखा गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा है? आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 32 जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। और आर्टिकल नंबर 32 के तहत बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की क्या कहा है? संविधान की जो है कि आपको आत्मा जो है कि आपको कहा है, ठीक है। और संविधान की आत्मा जो है कि आपको किसे कहा जाता है? अगर बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं आएगा तब संविधान की आत्मा बोलेगा तो प्रस्तावना को, लेकिन पूछेगा कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल नंबर 32 को जो है कि आपको कहा है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट निकाल सकता है। और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रिट निकाल सकता है। और ये 5 प्रकार का जो रिट होता है उसमें होता है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और कौन सा? उत्प्रेषण जो है कि आपको होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश में इसका नाम है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि 24 घंटा के अंदर न्यायालय में जो व्यक्ति को अगर पकड़ रहे हैं उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में क्या करना? उपस्थित कराना। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है कि आपको कहलाता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये भी बात बोला गया है कि जाने आने का क्या करना है? समय को जो है कि आपको छोड़ देना है। आगे चलते हैं, परमादेश की बात करेंगे। परमादेश को कहते हैं मैंडमस। यह मैंडमस जो है कि आपको सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया जाता है। इसमें न्यायालय के द्वारा सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया जाता है क्या? कि तुम अपने कर्तव्य का क्या करो? अपने कर्तव्य का पालन करो, निर्वहन जो है कि आपको करो। ये परमादेश में आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध में क्या बोला जाता है? प्रतिषेध में ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को कहता है। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को कहेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसको कहेगा? हाई कोर्ट को कहेगा। और हाई कोर्ट किसको कहेगा? जिला कोर्ट को जो है कि आपको कहेगा। जिला कोर्ट को कहेगा, क्या कहेगा? सुनिएगा, ऊपरी न्यायालय को ये कहता है और रोकता है कि यह जो है कि आपको बोलता है कि यह मामले में तुम कोई टीका टिप्पणी नहीं करो, है ना, कोई तुम टीका टिप्पणी नहीं करो। कहे कि तुम्हारे यह अधिकार क्षेत्र से क्या हो चुका है? अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुका है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और उत्प्रेषण, ये भी ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई पेंडिंग मुकदमा है या कोई मामला है तो क्या करो? तुम जल्दी से जल्दी ऊपरी न्यायालय को ट्रांसफर कर दो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, नहीं देख पा रहा है तो क्या करो? हाई कोर्ट बोलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर तुमसे कोई नहीं मामला कोई सुलझ रहा है तो हमको क्या करो? हमको भेज देगा। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोलेगा कि तुमको अगर कोई मामला नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्या करो? ऊपरी न्यायालय को भेज दो, मतलब सुप्रीम कोर्ट को तुम भेज दो, ठीक है, भेज दो। आगे चलते हैं।
अधिकार परीक्षा की बात करते हैं को वारंटो, इसका अर्थ होता है कि आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार है। यह जो है कि किसी व्यक्ति पर जो है कि आपको लागू होता है। अधिकार परीक्षा में व्यक्ति से पूछा जाता है कि जिस आप पद पर बैठे हुए हैं, जिस आप पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उस पोस्ट की जांच की जाती है कि आप इस पोस्ट पर जो आए हैं तो आप सही तरीका से तो आए हैं या आप फर्जी तरीका से चले आए हैं। तो उस पोस्ट की जांच की जाती है, जिस पोस्ट पर जो बैठा व्यक्ति होता है उसकी जो है कि आपको सत्यता प्रमाणिता जो है कि आपको किया जाता है। अगर वो प्रमाण कर पाता है कि नहीं हम सही ढंग से आए हैं तो कोई बात नहीं। अगर वो प्रमाण नहीं किया करता है कि सही ढंग से नहीं आ पाते हैं, कोई डिग्री में कोई कुछ में आपको अगर दिक्कत हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने पद को छोड़ना पड़ता है। यही आपका क्या है, अधिकार परीक्षा जो है कि आपको होने वाला है। आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 33, यह संसद को यह शक्ति प्रदान प्राप्त होता है कि सेना, सशस्त्र बल और खुफिया विभाग के मौलिक अधिकार पर क्या लगा दे, मौलिक अधिकार पे रोक जो है कि आपको लगा दे, है ना। यह जो है कि आपको संसद को प्राप्त होता है। इसलिए देखिएगा ऑपरेशन जब सिंदूर चल रहा था तो आपके घर में कोई सेना में रहा भी होगा ना, तो उसको सब कुछ पता भी होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं बताएगा, है ना, नहीं बताएगा, क्योंकि उसके मौलिक अधिकार पर क्या लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। अब जो है कि हम अगर सेना में है, आर्मी में, हम रोड पर चिल्ला के कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है, तो हमारा बात अगर सब जगह फैल जाएगा तो विदेशी देश में भी पहुंच जाएगा, तो सक्षम हो जाएगा कि हाँ ये लोग ऐसे करने वाला है। इसलिए इसके मौलिक अधिकार पर क्या लगा दिया गया है, इसके मौलिक अधिकार पे रोक जो है कि आपको लगा दिया गया है कि नहीं, कि कोई सेना में होगा, कोई सशस्त्र बल में होगा, कोई खुफिया विभाग में होगा, तो वैसा लोग इधर उधर जाकर देश के बारे में नहीं बोल सकता है। बाकी आप चीजों में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश की संप्रभुता के बारे में आपको नहीं बोलना है। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल 34 बोलता है कि जहां मार्शल लॉ लागू होगा वहां कौन सा कानून नहीं काम करेगा, मौलिक अधिकार नहीं काम करेगा। मतलब समझिएगा, मार्शल लॉ का मतलब होता है कंटेनमेंट इलाका, जिसको कहते हैं सेना का छावनी क्षेत्र, ठीक है। जहां पर सेना का छावनी क्षेत्र होगा वहां पर आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि वहां पर आप जाइएगा डीजे बजाते हुए, तो सेना आपको झाड़ के बर्बाद कर देगा, फिर पूरा डीजे आपको बजेगा शरीर के ऊपर से, है ना। तो वहां पर जहां पर सेना का कानून है वहां पर सेना के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपका वहां पर आपका मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल नंबर ये 34 जो है कि आपको बोलता है ना, 34 जो है कि आपको बोलता है। और आर्टिकल 35 क्या बोलता है, मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है, तो मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास जो है कि आपको होता है। उस पर कानून कौन बना सकता है, संसद जो है कि आपको बना सकता है। और पूछता है केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन है, तो 5 गो मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30 कौन कौन है, 15, 16, 19, 29, और उसके बाद जो बचा उस सब को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है और कोई विदेशी भी आएगा उसको भी जो है कि आपको प्राप्त होगा। यह हो गया आपका मौलिक अधिकार की समाप्त। आर्टिकल 1 भारतीय को, चलिए मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। अब कौन आ गया, डीपीएसपी। डीपीएसपी की बात करेंगे, कौन से भाग में डीपीएसपी दिख रहा है आपको, भाग 4, 4 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक जो है कि आपको दिख रहा है ना, 36 से 51 तक जो है कि आपको दिख रहा है। और यह आयरलैंड के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है, और यह मौलिक अधिकार के समान नहीं है, और इसके लिए आप न्यायालय में दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। अगर सरकार के पास होगा तो आपको मिलेगा, अगर सरकार के पास नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। इसका उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जिस राज्य के पास अच्छा खासा रकम होगा, पैसा होगा, और लोक कल्याणकारी जो है कि आपको राज्य, जिसको जो मिलेगा, जिस राज्य में जितना क्षमता होगा उतना ही जो है कि उस राज्य आपको देगा, है ना, इसका उद्देश्य होता है। और दूसरा उद्देश्य क्या है, आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक की स्थापना जो है कि आपको करना होता है। और नोट में लिखा है कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। किसको, डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। और डीपीएसपी का पूरा नाम होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी जो है कि आपको होता है। चलिएगा, डीपीएसपी के बारे में बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा है कि राज्य के नीति सिद्धांत का बहुत बड़ा मूल्य है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य में आर्थिक लोकतंत्र को क्या करता है, निर्धारण जो है क्या करता है, जैसे कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है ना। और यह अनोखा सिद्धांत भी जो है कि आपको इसे कहा है किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा है।
अगला देखिएगा, अगला है कि गर्नविल जो है कि ऑस्टिन के द्वारा क्या कहा गया है, डीपीएसपी सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों से पारित पारित का माध्यम जो है कि आपको होने वाला है। अगला है बी एन राव, डीपीएसपी राज्य के प्राधिकारों के लिए शैक्षिक महत्व जो है कि आपको होता है। और केटी शाह के द्वारा डीपीएसपी के बारे में, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार जो है कि आपको है ना अदा किया जा सकता है, भजाया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक ना। आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 76 के माध्यम से डीपीएसपी में अनुच्छेद 39 के क, अनुच्छेद 43 के क और अनुच्छेद 48 के क को क्या किया गया, इसमें शामिल जो है कि आपको किया गया। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आर्टिकल नंबर 38 की भाषा में क्या किया गया, 38 की भाषा में जो है कि आपको परिवर्तन किया गया। और 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से आर्टिकल नंबर 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को क्या कर दिया गया, सहकारी समिति शब्द को जो है कि आपको जोड़ दिया गया। और 86वां संविधान संशोधन के तहत 0 माह से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार लक्ष्य रखा गया। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 45 के तहत रखा गया। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 36 के साथ शुरू करते हैं। 36 क्या बोलता है कि इसमें 0 से 6, इसमें 3 जगह पे शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ ना, वो 3 जगह पे हुआ। एक हुआ आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 21 के क में, एक हुआ 45 में, और एक हुआ 51 के क के 11वां नंबर पॉइंट में, ठीक ना, 11वां नंबर पॉइंट में हुआ। 3 जगह पे जो है कि आपको हुआ है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि अनुच्छेद जो है कि आपको 36 में डीपीएसपी के संबंध में किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा जो है कि आपको होने वाली है। यह आर्टिकल 36 बोलता है। आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। इसके लिए आप न्यायालय का क्या नहीं कर सकते हैं, दरवाजा जो है कि आप नहीं खटखटा सकते हैं। यह किसमें बोला गया, यह 37 में बोला गया। आर्टिकल 38 के 1 की बात करेंगे। 1 में क्या बोला गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किस आर्टिकल में है, 38 के 1 में जो है कि आपको बोला गया। 38 के 2 में क्या बोला गया, आय एवं प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसरों की समानता को समाप्त करने का प्रयास जो है कि आपको 38 के 2 के तहत जो है कि आपको किया गया। आर्टिकल 39 में क्या बोलता है कि संसाधनों, जो भी संसाधन होंगे उसका उचित वितरण किया जाएगा, और स्त्री और पुरुष पे समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा, समान कार्य के लिए समान जो है कि आपको वेतन जो है कि आपको दिया जाएगा। यह 39 नंबर आर्टिकल में जो है कि आपको लिखा गया है। और 39 के क में क्या लिखा गया है, समान अवसर के आधार पर क्या दिया जाएगा, न्याय दिया गया। और 39 का क को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कि आपको शामिल किया गया। 40 की बात करेंगे। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करने की बात जो है कि किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया। और आर्टिकल 41 में कुछ जो है कि विशेष दशा में, बुढ़ापा में, बेरोजगारी में, बीमारी में, दिव्यांगता में क्या पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार जो है कि आपको होता है ना, काम पाने का अधिकार जो है कि आपको होता है। ये जो है कि आपको बात बोला गया है 41 में। 42 की बात करेंगे। 42 में है ना, 42 में कार्य जो है कि आपको न्याय संगत और दशा जो है कि आपको मानवीय होना चाहिए। और प्रसूति सहायता जो है कि आपको दिया जाएगा। किसमें, आर्टिकल नंबर जो है कि आपको किसके तहत दिया जाएगा, आर्टिकल नंबर 42 के तहत। प्रसूति सहायता का मतलब होता है कि जब लेडीज गर्भवती होती है उस समय जो छुट्टी मिलता है वही जो है कि आपको प्रसूति सहायता जो है कि आपको कहा जा रहा है। आर्टिकल नंबर 43 तो हो गया। 43 में क्या बोलता है कि निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों को सरकार क्या देगी, छोटे छोटे उद्योगों को सरकार जो है कि आपको बढ़ावा जो है कि आपको देगी। यह आर्टिकल नंबर 43 में बोलता है। और आर्टिकल 43 की क की बात करेंगे। कुटीर उद्योग का प्रबंधन जो है कि आपको मजदूरों की भागीदारी के लिए विधान या कानून बनाने का अधिकार भी किसको देता है, सरकार को जो है कि आपको देता है। और इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इससे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया है। आर्टिकल 43 की ख की बात करेंगे। इसमें सहकारी समिति का प्रत्यारोहण किया गया है। और इसको 97 संविधान संशोधन कब, 2011 के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया है। 43 का ख, उसके बाद कहाँ गया, हाँ 43 हो गया। 44
44 की बात करेंगे। 44 में क्या बोलता है कि समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता आजादी से पहले जो है कि आपको लागू होने वाला राज्य गोवा में था, और आजादी के बाद लागू होने वाला पहला राज्य उत्तराखंड में जो है कि आपको था, ठीक ना, उत्तराखंड में। आर्टिकल नंबर 45 क्या बोलता है कि 0 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों से या 6 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है कि आपको दिया गया, और शिक्षा के अधिकार राज्य का जो है कि आपको दायित्व होगा, यह जो है कि आपको बोला गया। और इसी के तहत आईसीडीएस केंद्र चलता है गाँव में, देखिएगा आंगनबाड़ी का केंद्र जो है कि आपको इसी के तहत जो है कि आपको चलता है। और इसको कब शामिल किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है कि आपको इसको शामिल जो है कि आपको किया गया। आर्टिकल 46 की बात करेंगे, एससी एसटी में शिक्षा, आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और शोषण की रक्षा करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत बोला गया है? आर्टिकल नंबर 46 के तहत बोला गया है कि इसकी रक्षा करना है एससी एसटी का जो है कि आपको, है ना। और आर्टिकल 47 के तहत बोला गया है कि मद्य शराब निषेध, शराबबंदी और नशीली पदार्थों पर सरकार क्या लगाएगी? राज्य सरकार जो है कि आपको रोक लगाएगी, बैन जो है कि आपको करेगी। और यही आर्टिकल 27 के तहत, 47 के तहत बिहार में अभी क्या देख रहे हैं? शराबबंदी कानून जो है कि आपको लागू है ना। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि पोषाहार स्तर का और जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का महत्व जो है कि यही आर्टिकल नंबर 47 में है। आर्टिकल 48 की बात करेंगे, कृषि एवं पशुपालन और दुधारू पशु की जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको किया गया है। और इसमें बोला गया है गाय, बछड़ा तथा अन्य जो है कि दुधारू पशु की हत्या पर क्या लगा दिया गया है? हत्या पर प्रतिबंध जो है कि आपको लगा दिया गया। आर्टिकल 48 की बात करेंगे, 48 के क में क्या बोला गया है? पर्यावरण का संरक्षण करना है और वन्य जीव का संरक्षण करना है, और इसके लिए इसको शामिल कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कि आपको शामिल किया गया। और आर्टिकल 49 की बात करेंगे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, है ना, स्थान का संरक्षण, जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, लाल किला इत्यादि का संरक्षण करना, यह किस आर्टिकल के तहत किया गया? आर्टिकल नंबर 49 के तहत जो है कि आपको किया गया है। और आर्टिकल 50 में क्या बोलता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करना? पृथक्करण करना, यह जो है कि आर्टिकल नंबर 50 में बोलता है। और आर्टिकल 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 51 में बोलता है। यहाँ से पूछेगा गांधीवादी तत्व में डीपीएसपी के कुल कितने अनुच्छेद आते हैं? तो डीपीएसपी के कुल 6 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 43 का ख, 46, 43 और 48 आते हैं। समाजवादी में कितना आता है? 8 आता है, जिसमें 38, 39, 39 का क, 41, 42, 43, 43 का क और 47 आता है। और उदारवादी में 44, 45, 48, 48 का क, 49, 50 और 51 आता है। इसमें टोटल उदारवादी में कितना? उदारवादी डीपीएसपी में जो है कि आपको 7, है ना, समाजवादी में 8 और गांधीवादी में कितने तत्वों को शामिल किया गया? डीपीएसपी के 6 तत्वों को जो है कि आपको शामिल जो है कि आपको किया गया है। कितने तत्वों को? 6 तत्वों को शामिल किया गया है। ये भी आपकी क्या होती है? समाप्ति जो है कि आपको होती है ना, समाप्त होती। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। लैपटॉप पे डिस्चार्ज है, लाइटें नहीं है, बारिश ना हो रहा है 2 घंटा से, अब कैसे होगा? रहने दें, मौलिक कर्तव्य कर दी। इसको देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य को, क्या उसके बाद रहने देंगे? वैसा होगा तो रात में रख के जो है कि राष्ट्रपति से आगे की चीजों पे चर्चा कर लेंगे, क्या बोलते हैं, है ना? जी सर। टेस्ट के बाद तक खाली रहिएगा ना, तो टेस्ट के बाद 1-1.5 घंटा रख लिया जाएगा, है ना, उसमें चर्चा कर लेंगे, है ना, देख लेंगे समय का जैसा हिसाब होगा उसके हिसाब से। मौलिक कर्तव्य को देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, दिक्कत होने लगता है। हाँ, रात में दिक्कत जो है कि आपको होने लगता है, सही है बात बोले, रात में दिक्कत होता है, दिन में थोड़ा नेटवर्क सही है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। मौलिक कर्तव्य, मोबाइलो चार्ज नहीं है ना ई चार्ज है, दोनों में से कुछ चार्ज नहीं है ना। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको रूस के संविधान से लिया गया, और भाग कौन सा? भाग 4 के क, अनुच्छेद कौन सा? 51 के क में जो है कि आपको मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। और यह मूल संविधान में नहीं है, और इसे भारतीय संविधान के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे भारतीय संविधान में क्या किया गया है? इसे शामिल जो है कि आपको किया गया है। और किस समिति के सिफारिश पर इसको शामिल किया गया मूल कर्तव्य को? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है कि अनुशंसा पर इसको शामिल जो है कि आपको किया गया है। और जब इसे लागू किया गया उस समय इसकी संख्या जो है कि कितनी थी? 10 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसकी 11 जो है कि आपको संख्या है। तो 10 में 1 जुड़ा तब ना 11 हुआ, तो एक जो अंतिम वाला जुड़ा, 11वां वाला जो पॉइंट जुड़ा है वो जुड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है कि आपको जुड़ा है 11वां नंबर पॉइंट। और उस 11वें नंबर के पॉइंट में क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार
किसका होगा? यह जो है कि माता पिता का मूल कर्तव्य जो है कि आपको होगा कि बच्चों को आप स्कूल भेजिएगा। आपका कर्तव्य होगा, मतलब माता पिता का कर्तव्य होगा कि 14 साल तक आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको कहीं आपको नहीं भेजना है काम का कल कारखाना में, आपको कहाँ भेजना है? स्कूल भेजना है ना। आगे चलते। अनुच्छेद 51 के क के तीसरा नंबर पॉइंट में क्या बोलता है? राष्ट्र की एकता, है ना। अच्छा, राष्ट्र की 51 के क के तीसरा नंबर पॉइंट बोलता है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की बात जो है कि आपको कही गई है। और राज्य द्वारा जो है कि अनेक प्रकार के ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन नियमों को या कर्तव्यों को बाध्यकारी जो है कि आपको बनाता है। जैसे भारतीय दंड संहिता के धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले को किसके श्रेणी में रखा गया है? अपराध के श्रेणी में जो है कि आपको रखा गया है। और मूल कर्तव्य केवल भारतीय लोगों के लिए है, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यह केवल और केवल यह सूचना किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। आइए 11 गो पॉइंट है ना। पहला पॉइंट क्या बोलता है जरा देखिएगा। पहला पॉइंट बोलता है कि भारतीय संविधान का पालन करना एवं उसके आदर्शों और संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का क्या करना है? आपको आदर करना है, इसका आदर सम्मान आपको करना है ना। उसको जो है कि आपको नहीं जो है कि आदर सम्मान नहीं करना है, ये वाला बात नहीं है। दूसरा नंबर बात बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखना है। इसलिए देखते हैं ना कि 26 जनवरी होगा, है ना, 15 अगस्त होगा, तो जो भी क्रांतिकारी नेता होंगे उनके जो है कि अमर रहे का जो है कि आपको नारा क्या लगता है? नारा जो है कि आपको लगाया जाता है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि भारत की संप्रभुता, एकता की, अखंडता की क्या करना है? रक्षा करना है और उसे अपना सहयोग क्या करना है? अपना सहयोग प्रदान करना है। चौथा बोलता है कि प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करेगा और आह्वान किए जाने पर देश की जनसेवा के लिए आगे आएगा। और यही आह्वान ऑपरेशन सिंदूर में किया गया, चंडीगढ़ में। देखे होंगे वो वीडियो, पूरा जो है कि भर दिया कैंपस की हम लोग जो है कि आगे देश की सेवा करने के लिए जो है कि आपको है ना, आगे जो है कि आपको पहुंचा। ये चौथा नंबर की पॉइंट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य का वह कौन सा पॉइंट है जो प्रत्येक नागरिकों के देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र के लिए जो है कि आपको जान से सेवा करने का जो है कि आपको आग्रह करता है। तो चौथा नंबर का बात लिखा गया है। पांचवा बात कहेंगे, पांचवा में बोला गया है कि भारत के सभी जो है कि आपको लोग समरसता और समान जो है कि भाईत्व और समान बंधुता को क्या रखेंगे? बनाए रखेंगे। और ऐसा प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के क्या हो? स्त्रियों के जो है कि आपको विरुद्ध हो। ये भी बात जो है कि आपको लिखा गया है। छठा नंबर बात बोला गया है कि हमारे मिश्रित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे और उसका क्या करे? उसका पालन जो है कि आपको करे। सातवां बोला गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन जो है कि आपको करे। आठवां बोला गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान अर्जन की भावनाओं का जो है कि क्या करे? विकास करे। और नौवां बोला गया है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से आप क्या रहें? हिंसा से आप अगर दूर रहें, है ना। सार्वजनिक संपत्ति जो रोड पर है, बस पर है, स्टैंड है, ये सबको तोड़ फाड़ नहीं, जलाए नहीं। और हिंसा कहीं अगर हो रहा है तो उससे क्या रहें? आप दूर रहें। आगे चलिएगा। 10वां पॉइंट बोलता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी में उत्क्रमिक जो है कि आपको उत्कर्ष की भावना की ओर जो है कि आपको बढ़ाना और सतत जो है कि आपको प्रयास करना, ये 10वां पॉइंट है। और 11वां पॉइंट बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का संरक्षण और शिक्षा का अवसर प्रदान करने का माता पिता का मूल क्या होगा? कर्तव्य जो है कि आपको होगा, है ना। कर्तव्य जो है कि आपको होगा। ये भी जो है कि आपको बात बोला गया। कोर्ट का निर्णय 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत में देखिएगा, जब मूवी देखने जाइएगा तो वहाँ पर राष्ट्रीय जो है कि आपको गान बजता है ना। राष्ट्रीय गान में उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रगान का सम्मान के लिए खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन फिर से एक संशोधन होता है और संशोधन होता है कि राष्ट्रीय गान के समय पर्दे से राष्ट्रीय ध्वज को हटा दिया जाता है और हटाने के बाद बोला जाता है कि आपको अगर मन है तो खड़ा होइए और मन है तो बैठल रहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसा लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि पैर में दर्द, खड़ा नहीं हो सकते हैं 60 सेकंड तक। तो सिनेमा देखने के लिए कहे गए आप सिनेमा हॉल में जब खड़ा नहीं हो सकते हैं तो, है ना। तो यह सब जो है कि आपको बोला गया। और यह किस में बोला गया? तो विजय नाम केरल राज्य 1986 वाले में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान जो है कि आपको गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय गान नहीं गाना चाहता है तो उसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह केस है विजय नाम केरल राज्य, कब का है? 1986 का जो है कि आपको केस होने वाला है। और इसी के साथ नहीं, ये राष्ट्रीय गान जन गण मन, हमको गाने का मन है तो गाएंगे, नहीं मन है तो आप हमको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये बात के लिए 2016 में ना ऊपर करिए ना। किसको
यही राष्ट्रीय गान को जो मतलब हम नहीं खड़ा होकर करेंगे सिनेमा सिंगल वाला। वो उस सिनेमा हॉल की बात है, राष्ट्रीय गान हाँ। गाने की बात है, उस सिनेमा हॉल में खड़ा होना है, राष्ट्रीय जी, गान तो गाने वही की बात कर रहा क्लियर दोनों में सर जी फर्क है ना, बोला था ना। है ना। दोनों 2016 में इसको जो है कि आपको बोला गया खड़ा होना है, लेकिन 2018 में अपना फैसला को बदल दिया सुप्रीम कोर्ट। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने, है ना, अपने निर्णय को बदलते हुए कहा कि खड़ा होने की अनिवार्यता को दिया गया, समाप्त किया, आपको कर दिया गया, खड़ा नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं, है ना। 18 में जो है कि आपको बोला गया, तो यहाँ तक आपका समाप्त जो है कि आपको होता है ना। इससे आगे का जो टॉपिक होगा ना, वो होगा आपको राष्ट्रपति होगा, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, है ना। देखते हैं, अगर शाम को फ्री रहते हैं तो क्लास ले लेंगे, है ना, ले लेंगे, नहीं तो एक और कहीं बीच में कहीं घुसा देंगे, है ना, हो जाएगा, 4 घंटा और बात कर लेंगे तो हो ही जाएगा। 2 घंटा तो प्रॉपर हो ही गया, 2:31 में शुरू किए थे, सॉरी 12:31 में शुरू किए थे और 2:31 हो ही गया, है ना। जी चलिए।